इस शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को आवाज भारतवर्ष या शो के होस्ट की राय ना माना जाए। आवाज भारतवर्ष का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का कार्यक्रम दिन भर की हिमाचल की खबरों को लेकर के जुड़ा हुआ है और शीर्षक बड़ा दिलचस्प है, अनोखा है, निराला है और आप बार बार कहेंगे कि मैं हिमाचल भाजपा के पीछे पड़ गया है पूरे का पूरा आवाज भारतवर्ष संस्थान। लेकिन क्या करें, अब भाजपा चीज ही ऐसी है और बोला जो चीज जो पार्टी दिल के ज्यादा करीब होती है और जिसके लिए कहीं ना कहीं आपने भी कई बार योगदान दिया होता है, जब वो रास्ते पे उस तरीके से चलती हुई दिखती है तो फिर उसको सही रास्ता दिखाना जरूरी होता है। तो हमें भी लगता है कि भाजपा को सही रास्ता दिखाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस तो अपने हालात के लिए खुद ही जिम्मेवार है और कांग्रेस के लिए जब कोई मुद्दा आता है तो हम कसर तो खैर वहां भी नहीं छोड़ते। जो नियमित दर्शक हैं वो बड़ी अच्छी तरह उस बात को जानते होंगे। लेकिन आज का शीर्षक फिर बता देता हूं, हमारे मित्रों को भाजपा वालों को थोड़ी सी वो हो जाएगी कि टांग खिंचाई फिर हो रही है, लेकिन ये टांग खिंचाई जरूरी और लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी। बहरहाल शीर्षक की तरफ आ रहा हूं कि हिमाचल भाजपा दे नजारे बड़े लगदे प्यारे, चंबे क्यों लगदे नारे, कने नशा तस्कर किस किनारे। ये चार अहम खबरें हैं जिनके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे कहां वो तो भगवान ही जाने। लेकिन आप तमाम दर्शकों का साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमें इतना प्यार देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, जिसको हमने जोड़ा है कि हिमाचल भाजपा दे नजारे बड़े लगदे प्यारे, यानी कि भाजपा से ही जुड़ी हुई खबर है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन पहले की है जो मंडी में जयराम ठाकुर जी ने करी थी, लेकिन उसमें जो अनऑफिशियली एक प्रश्न हुआ था, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया था, आज उसी बाइट को लेकर के हमने जो है वो खबर बनाई है और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, खबर बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जब इस खबर को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि आवाज भारतवर्ष जो भी बोलता है बिना तथ्यों के नहीं बोलता है। और राजनीति में हमने पहले ही आपको बोला है कि संकेतों में बहुत कुछ कह दिया जाता है। तो जयराम ठाकुर से मंडी में क्या सवाल पूछा गया था और क्या जवाब उन्होंने दिया था, यानी कि उस प्रश्न का उत्तर आपको सुनाते हैं हम। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कृपया उस बाइट को चलाएं। जी बिल्कुल हमारे पास आ गई है, तो आपको जयराम ठाकुर की वो बाइट सुनाते हैं। 2 बार सुनाऊंगा लगातार क्योंकि छोटी सी बाइट है, उसके बाद आप देखेंगे और उसके बाद मानेंगे कि आवाज भारतवर्ष जो आपको बता रहा था वो कितना सही था। सर, हमने आज तक अनुराग ठाकुर को ही क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के लगाते देखा था। कल आपने भी बल्ला पकड़ा और पहली बार हमने देखा कि आप भी उतर गए हैं क्रिकेट के फील्ड में। अरे हम बहुत ये कहां तक जाएगा, ये मैच कहां तक जाएगा? देखिए, एक बात बड़ा साफ कर रहा हूं कि हम प्रदर्शन करने में बहुत आगे नहीं रहते हैं, लेकिन खेल खेलते हैं, अच्छी तरह से खेलते हैं। सर, हमने आज तक अनुराग ठाकुर को ही क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के लगाते देखा था। कल आपने भी बल्ला पकड़ा और पहली बार हमने देखा कि आप भी उतर गए हैं क्रिकेट के फील्ड में। अरे हम बहुत ये कहां तक जाएगा, ये मैच कहां तक जाएगा? देखिए, एक बात बड़ा साफ कर रहा हूं कि हम प्रदर्शन करने में बहुत आगे नहीं रहते हैं, लेकिन खेल खेलते हैं, अच्छी तरह से खेलते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से पूछा गया कि हमने आज तक अनुराग ठाकुर को ही बल्ला पकड़े हुए देखा था, आपने भी बल्ला पकड़ लिया है, तो ये खेल कितनी दूर तक जाएगा। अब आप खुद देखिए, हमारे जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने किस तरीके से समा बांधा और किस तरीके से सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब किस तरीके से आपको देते हुए नजर आए जयराम ठाकुर
और जयराम ठाकुर ने किस तरीके से बातों ही बातों में कई कुछ कह दिया, क्योंकि हमने फिर से आपको वही बात बता रहे हैं कि संकेतों की ही कहानी है और संकेतों से ही सारी बातों को कहा जाता है राजनीति में। तो जयराम ठाकुर ने किस तरीके के क्या संकेत दिए और क्या उनका अर्थ निकाला जाए, तो उनका जयराम ठाकुर का साफ तौर पर कहना था कि हम प्रदर्शन जो है वो उस तरीके से नहीं करते हैं, पर खेल हम शुरू से ही बहुत बढ़िया खेलते आए हैं। तो इस पूरी बाइट को आज दिखाने का मकसद ही आपके पास फिर से साफ साफ वही है। अब भाजपा के लोगों को फिर से मिर्ची लग जाएगी कि हम भाजपा की ही टांग खींचते हैं, लेकिन क्या करें, मौका तो आप ही लोग देते हैं ना। अब भी आपको लगता है कि अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, या ये जो द्वंद्व हमें नजर आता है और जिस तरीके से अब आर या पार की लड़ाई अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर के बीच में शुरू हो गई है, आपको अब भी इसमें कोई शक शुबा नजर आता है क्या? हमें तो नहीं आता। और यही हमारी पहली खबर है और इसीलिए हमने कहा है कि हिमाचल भाजपा के नजारे बड़े लगते प्यारे। कांगड़ी, हमीरपुरी, बिलासपुरी, मंडियाली भी, मंडी वाले भी बड़े ढंग से समझ, भानु भाई भी समझ रहे हैं। भानु भाई तो आधी कांगड़ी हो गए हैं, कांगड़ी में मेरे से बोलना शुरू कर देते हैं। तो सबकी समझ आ रही है, आपकी समझ आ रही है या नहीं आ रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब अपने वरिष्ठ साथी प्रकाश ठाकुर जी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हम वरिष्ठता के क्रम को उसी तरीके से लेके जाते हैं। मैं तो सूत्रधार हूं, सूत्र को बांधना मेरा काम है, आगे खबर का विश्लेषण करना प्रकाश ठाकुर जी और भानु वर्मा इस जिम्मेवारी को संभालते हैं। तो ठाकुर साहब, फिर से वरिष्ठता का क्रम उसी तरीके से जारी है। तो अब आपको क्या लगता है, ये बाइट हमने 2 बार सुनाई है अपने दर्शकों को, जयराम ठाकुर की जो प्रतिक्रिया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और अब ये द्वंद्व किस तरीके से आगे हिमाचल भाजपा में होता हुआ आपको जा रहा है? और जो कार्यकर्ता बार बार हमें कहते हैं, कल भी कह रहे थे कि कोई काम नहीं है, 24 घंटे भाजपा के पीछे पड़े रहते हैं, ये वो फलाना ढिमका, पीछे पड़ने का मौका तो ये खुद देते हैं ना। आज सबसे पहले इस बाइट के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया, कार्यक्रम की शुरुआत इसी से करते हैं ठाकुर साहब। म्यूट है ठाकुर साहब आपका सिग्नल। आवाज भारतवर्ष के दर्शकों को नमस्कार। मुकेश जी, अब हमें एक, जैसे वो कोर्ट में जाते हैं ना जी जी तो वहां पर वो एक लाल किताब सी देते हैं। बिल्कुल 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 तो हमें उनको रोज कहना पड़ेगा कि सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो हम कह रहे हैं, पिछले हम 8-10 दिनों से जो कह रहे थे जी, वो कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है और 2 शीर्ष जो ठाकुर हैं उनमें आर और पार की जंग चली हुई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और एक छोटा सा नारा क्या लगा था कि उसने दूसरे ठाकुर का पारा इतना चढ़ा दिया जी कि वो जयराम, वो अनुराग ठाकुर के घर में जाकर हर कबड्डी 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 कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खो खो तो नहीं चल रहा ठाकुर साहब साथ में? नहीं अच्छा, नहीं, खो कबड्डी खो है। नहीं है, अच्छा, खो खो नहीं है, जी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। वो 2 रेड देके आ गए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। और गुलजार ठाकुर जी आज शुरू से ही आगे हैं, नमस्ते बोल दीजिएगा। आपको और भानु भाई को भी नमस्कार, उन्होंने बोल दिया है पहले ही। गुलजार जी को बहुत बहुत नमस्कार। और बस स्वागत है गुलजार जी। आप आते हैं तो वैसे ही हम गुलजार हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जी जी ठाकुर साहब। और हमने तो जब वो अनुराग जी ने जब वो नारे लगे थे, तो हमने तो पहले ही कहा था कि कबड्डी शुरू हो जयराम जी आप तो ऐसे ना थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन आपने तो अब आपने ठान रखी है कि खेल खेलेंगे और दमदार तरीके से खेलेंगे। बहुत बड़ी बात जी। तो ये जो आप जो दम लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, आपके दम से वो कहीं ना कहीं गम में है कि ये क्या होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर। ठाकुर साहब, सबसे बड़ी दिक्कत पुराने कार्यकर्ता के साथ ही है, उसकी भावनाएं, उसके इमोशन, उसके संस्कार, सब कुछ भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं।
और जब ये इन पहलवानों की नूरा कुश्ती देखते हैं जिसमें उस बेचारे का कोई लेना देना ही नहीं होता है, वो इनकी लड़ाई में पिसता हुआ नजर आता है। इन नेताओं का तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन कार्यकर्ता अपने आप को जरूर परेशान महसूस करता है इन सब के बीच। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में आप ये कह सकते हैं कि ये पहले भी रहा है, लेकिन आप देखेंगे शांता और जगदेव जी थे जी फिर शांता और धूमल हुए, बिल्कुल लेकिन जिस तरह से ये सार्वजनिक लड़ाई है, ये खींचतान कभी सार्वजनिक नहीं हुई। बिल्कुल 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 जी। यहाँ पर मतलब अगर ठाकुर जगदेव और शांता कुमार जी थे तो वो पार्टी की मजबूती के लिए दोनों ने काम किया। बिल्कुल शांता कुमार जी ने भी की, शांता और धूमल ने किया। बिल्कुल लेकिन अब तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ खुद को मजबूत करने के लिए दूसरे को रन आउट करने के चक्कर में है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ठाकुर साहब। और अगर आप अपने ही खिलाड़ी को रन आउट करवा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप मैच जीत पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो और 2022 में यही तो किया गया है। बिल्कुल। एक जो आपने एक जो परिणाम है उसका भुगत लिया है, लेकिन आपको ये जो लड़ाई अब यहाँ शुरू हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस में भी है कि बिल्कुल अगली बारी तो हमारी है और मेरे रास्ते में कौन आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आप हिमाचल प्रदेश में बीज बो रहे हैं, तो जब फसल काटने की बारी आएगी तो आपके हाथ में जोना ही आएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ठाकुर साहब जी जी। लेकिन इस जोड़ने के आते आते दिक्कत तो वही है ना ठाकुर साहब। देखिए, एक कार्यकर्ता पहले उसने 5 साल जब धूमल जी के अंडर चुनाव हुआ, एक कार्यकर्ता में उत्साह आया और उसके बाद कुछ ऐसे समीकरण बने कि धूमल जी हार गए, बाकियों को तो छोड़ो। और प्रदेश हाईकमान तो जी 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 उनको हरवाया गया। मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलिए, मैं उस लड़ाई में अब नहीं जा रहा, हालांकि वो आज तक जांच नहीं हो पाई। जो धूमल जी ने कहा था कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए, वो आज तक हाईकमान ने भी चुप्पी साध रखी है। और तथ्य सच तो तब साबित हुए। आप एक बात बताइए ना, उत्तराखंड में धामी का क्या क्राइटेरिया था, किस लिए फिर आपने उसको बना दिया और धूमल जी को क्यों नहीं बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में? अगर मैं उस हिसाब से सवाल पूछने पे आऊं तो सेंट्रल हाईकमान भी उसका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई क्राइटेरिया ही नहीं था, साफ तौर पर क्लियर था। क्योंकि पहले तो पार्टी धूमल जी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही थी, लेकिन जब हाईकमान ने देखा और धूमल जी ने प्रेशर बनाना शुरू किया, तो अंत में मजबूरी में धूमल जी को जो है वो मुख्यमंत्री घोषित किया। धूमल जी ने प्रेशर भी नहीं बनाया, क्योंकि स्टेट में वो इलेक्शन का मोमेंटो ही नहीं बन पा रहा था। मैं वही बोल रहा हूं ना, कुल मिला के कार्यकर्ता तो ये जानना चाहता था ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि एक तरफ इंदु गोस्वामी चुनाव लड़ रही थी, लोगों के दिमाग में ये आया कि ये तो टीम मोदी के हैं, तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद इंदु गोस्वामी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। या दिग्गज जिस तरीके से तैयारियां अलग अलग जगहों पे हुई थी, उसमें तो ये साफ तौर पर दिख रहा था ना कि धूमल जी को किसी तरीके से भी हाईकमान पहले से मुख्यमंत्री घोषित करना ही नहीं चाहता था। वो मजबूरी में किया अंत में, क्योंकि कार्यकर्ता बिल्कुल जानना चाह रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, दूल्हा कौन है भाई हमारा। जब हाईकमान ने ये देखा कि इलेक्शन का कैंपेन का आधे से ज्यादा पीरियड निकल चुका है, बिल्कुल, और कहीं न कहीं जो इलेक्शन में कोई मोमेंटो नहीं दिख रहा है, कांग्रेस लगातार अपर हैंड गेन करती जा रही है धीरे धीरे, तब हाईकमान को लगा और तब अमित शाह ने आकर नाहन की रैली में जो था इसकी घोषणा की। बिल्कुल, और उसके बाद जो थे धूमल जी पूरे प्रदेश में निकले और एक पार्टी के पक्ष में हवा बनने लगी। और जो कार्यकर्ता घरों में दुबक कर बैठ गए थे, वो उस घोषणा के तुरंत बाद शाम को शाल और पट्टू लेकर और टॉर्च लेकर वो रातों रात निकल पड़े। और उसके बाद प्रदेश में एक वातावरण तैयार हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही है ना कि दूल्हे का ही जी। और जिस तरह से वो जो मैंने बात कही कि पूरे प्रदेश में पट्टू और कंबल डालकर जो कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए लग पड़े, उसके उलट
जी हम सुजानपुर में जी वही निष्ठावान कार्यकर्ता और वही लोग, वही कुछ ऐसे एक ऐसा सेल सक्रिय हुआ जी जो दिन में धूमल जी के साथ और रात के अंधेरे में धूमल बिल्कुल जी की जड़ें काटने के लिए बिल्कुल। सुजानपुर में लग गया। ऐसा ही कुछ पालमपुर में भी हो रहा था ठाकुर साहब। आप यकीन मानिए, दिन भर जो लोग इंदु गोस्वामी के साथ रहते थे, वो रात को पट्टू डाल के मुंह छुपा छुपा के जो है वो प्रवीण शर्मा की रैलियों उसमें मीटिंगों में चाहते थे और वहां पे बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो मजबूरी है, पार्टी यदि ता चलना पौधा हिंदू करने नहीं तो हाँ तो सारे सारे प्रवीण शर्मा करने हैं। नहीं, उन्होंने उन्होंने प्रवीण शर्मा को भी वोट नहीं दिए। उन्होंने बिल्कुल पालमपुर में जो है ना, पालमपुर में बहुत अधिक नेता है। मैंने पहले ही कहा, एक कार्यक्रम में कह चुका हूं कि पालमपुर में अगर 52 सीटर भी टिकटों के लिए भेज दे पार्टी, तो जी छत पर जी भी सवारियां होंगी और छत भी बिल्कुल ओवरलोड होगी। बिल्कुल 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 जाहिर तो तौर पर। उसमें से इतने उतने तेज हैं कुछ लोग। वो बिल्कुल वो ये है कि वो पार्टी के हराने के लिए फिर बुटेल जी को वोट दिला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखते हैं कि जहां भी अगर उस हिसाब से चीज बनी तो फिर वो अपने बारे जो वो बिल्कुल निजी वोट होते हैं। सही बोल रहे हैं आप बुटेल साहब को। बहरहाल चलिए, धूमल साहब का मुद्दा चर्चा कर रहे हैं तो हमारे ही एक दर्शक हैं, बोला कि अगर इतने बड़े थे धूमल जी तो सुजानपुर से चुनाव कैसे हार गए, कोई भी उनको हराएगा और वो हार जाएंगे। तो मैं उनको अपने जो है दर्शक, ठाकुर साहब आप नाम पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से शायद वो अपने दतियाल साहब ने पूछा है या किसने पूछा है, तो मैं उत्तर दे देता हूं। आप एक काम करिए ना, जयराम ठाकुर जी को बोलिए कि चंबा से लड़ लें बटियात से, फिर पता लग जाएगा। जब जिस आदमी ने उम्र भर, अब जयराम ठाकुर जी को सराज से हटा के आप चंबा बटियात ले जाइए ना, वहां पता लग जाएगा कितने वोट लेते हैं जयराम ठाकुर जी। तो इसलिए हारे धूमल जी भी। धूमल जी को किसी को अंदाजा ही नहीं था, सुजानपुर में धूमल जी ने सोचा ही नहीं था कभी जाने का। अंत समय में धूमल जी को हमीरपुर से उठा के आप सुजानपुर में बिठा देंगे, अरे भैया किस तरीके से जीत जाएंगे। जीत जाते हैं और मुकेश जी, उसकी भी सुजानपुर फील्डिंग से भी पहले जीत से लगा जाते के अगर रखी उनके हुई खिलाफ थी। काम ना किया जाता अगर जी गद्दारी नहीं होती, तो जीत अगर जाते। गद्दारी नहीं होती, छुपे हुए सेल वो जो है वो काम नहीं करते, तो धूमल जी वहां पर कम से कम 2-2,500 वोटों से आराम से जीत जाते। अब बिल्कुल गुलजार बिल्कुल। जी कह बड़ी रहे हैं जीत कि नहीं होती वीरभद्र उनकी। जी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जीत जाते थे। मैंने बोला ना बैजनाथ से खड़ा करके देखते वीरभद्र जी को, आप लग जाता पता। वीरभद्र जी अपने घर में आ रहे हैं, रामलाल ठाकुर ने हराया उनको बुरी तरह। रामलाल ठाकुर ने वीरभद्र को अपने घर में ही हराया है। आपको शायद पूरा इतिहास पता नहीं है गुलजार जी। आप वीरभद्र जी की भी हार हुई है और रामलाल ठाकुर जी ने हराया था उनको। तो इसलिए तथ्यों की बात जो है, आपको राजनीति में मुझे लगता है रोज जुड़ा करिए हमारे साथ, ज्ञानवर्धन आपका भी होगा। और ऐसा नहीं है अकेले आपका ही मैं होगा, आपकी कई बातों से हमें भी आपसे सीखने हमें भी को सीखना मिलेगा। मिलेगा। बिल्कुल हमको भी बिल्कुल, सीखने को मिलेगा। हमें भी सीखने को मिलेगा और हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन बड़ा मजा आता है गुलजार जी, आप जैसे दर्शक आते हैं, सच्ची बात ये, टॉपिक तो देखिए चला ही रहेगा, चर्चा भी होती रहेगी, लेकिन आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमारा खुद का ज्ञानवर्धन होता है, हमें हिमाचल की पॉलिटिक्स को समझने में और बढ़िया महसूस होता है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं आप। तो अब ठाकुर साहब, अच्छा भानुभाई को ले आता हूं, नहीं तो भानुभाई बोलेंगे ये फिर दोनों कांगड़िए शुरू हो गए आपस में। भानुभाई पहले इसी जी बात को पूरा खत्म कर लेते हैं। पहले तो जो धूमल साहब वाली बात जो है वो अधूरी रह गई, उसको टच दे दीजिए आप, फाइनली कैसे क्या हुआ। और अब यही लड़ाई जो है वो धूमल परिवार के अगले बारिश और वहां से दूसरी तरफ के जो लोग जिन्होंने जयराम ठाकुर जी को अगला बारिश बनाया था, इन दोनों के बीच बार बार होती हुई नजर आती है। आप इस लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा क्या ये लड़ाई आपको और बढ़ती हुई नजर आती है, या कहीं कोई हाईकमान भी बीच में कोई सुलह या समाधान करा सकेगा, या हाईकमान जानबूझ के इन दोनों के बीच जो है वो लड़ाई इस तरीके से बढ़ा रहा है ताकि तीसरा जो है वो अपने मजे ले सके। देखो मुकेश जी, सीधी सी बात है कि मैंने पहले भी कहा था एक कार्यक्रम में, जो ये जो सरकार बनी थी, जी ये बनी तो बदौलत जो है धूमल जी के ही बदौलत जो है ये सरकार बनी थी। जी और जो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन गए थे जयराम ठाकुर जी, जी लेकिन आज उनके जो बातें है, एक पत्रकार महोदय ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा कि क्रिकेट में आजकल आप भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जी तो उन्होंने जो जवाब दिया कि प्रदर्शन करने में हम बहुत आगे नहीं रहते,
खेलते हैं और पर लेकिन अच्छी खेल तरह से अच्छा खेल खेलते हैं। लेते हैं। हाँ, अब ऐसे लगता है कि जो उनके बयान है वो राजनीतिक जो शीट होती है उसका स्कोर बढ़ाने में लगे हुए हैं, जी लेकिन जी वो भूल गए कि ये जो स्कोर शीट बढ़ा रहे हैं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी जो धूमल परिवार का जो कद है वो हिमाचल की राजनीति में था, है और आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो दो ठाकुरों की लड़ाई चल रही है ना, तो इसमें जो है एक वो दिल्ली वाले पंडित जी और एक धर्मशाला में बैठे हुए छोटे पंडित जी का जो कारनामा है ना, जी ये इनको बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये स्कोर शीट तो वो कर रहे हैं, बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी दिल्ली में मंझले पंडित जी हैं। अच्छा सॉरी, हाँ मंजिले पंडित जी हैं। जी एक जी और जी बैठे, हाँ हाँ, बड़े पंडित जी तो पालमपुर में बैठे हुए हैं। वो जी बिल्कुल जी ठीक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो और मंजिले इन पंडित तीनों जी पंडितों के तार आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जुड़े में ये हैं, तो चौथा पंडित इसीलिए जो आपको है यहाँ बैठे बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इसका जो है इनको समझ नहीं आ रहा कि ये ठाकुरों की जो लड़ाई चल रही है, तो ये जो इनको आपस में बैठ के जरा सोच लेना चाहिए, विचार विमर्श कर लेना चाहिए। आप माइनस जो है धूमल परिवार सरकार बनाने चले हैं, और माइनस उस टाइम तो आप जो केंद्र की सरकार भी माइनस अनुराग ठाकुर बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी जी तो ये तो आप भूल जाइए कि आपके लिए संभव है। आप राजनीति कर रहे हैं, आप भी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और आप 18 साल पहले अध्यक्ष रहे हैं। जी आपसे पत्रकार ने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा था, जी लेकिन वो जो जवाब देते देते वो अपने दिल की बात, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल जब वो लपेटने लगे थे, जिस दिन वो बयान दिया था उन्होंने, जी जिस दिन नारे लगे थे, बिल्कुल। तो उन्होंने तो मंजिले पंडित जी को भी बीच में लपेट लिया था। वो फिर गलती से आया ना ध्यान की, ओहो मैं तो मंझले पंडित को भी लपेट गया, ये तो लेने के हाँ। वो देने अति पड़ उत्साह जाएंगे। में निकल गया। है वो अति उत्साह में निकल गया, और जयराम जी ने तुरंत वो बिल के नीचे लिखा है होता है ना, E&EO, बिल्कुल 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 भूल बिल्कुल। चूक लेनी देनी। तो उन्होंने तुरंत अपना भूल सुधार कर लिया कि नहीं, उन्होंने तो अपने जिले में 4 सीटें अब 4 सीटों में से 2 सीटें दिला दी मार्जिन से, हाँ। और अच्छा प्रदर्शन किया। तो बिल्कुल वो ये भूल गए कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको एक जिले में ही समेट दिया। बिल्कुल जिले में समेट दिया। बिल्कुल। चलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर अगले मुद्दे पे भी बढ़ेंगे, लेकिन इस मुद्दे की बात करना बहुत आवश्यक है। भानु भाई, इस चीज को जो है अब आप आगे किस तरीके से जाते हुए देखते हैं? क्योंकि अगर वैसे चर्चा करने लगेंगे तो अकेले इसी मुद्दे पे जो है वो हम 4 घंटे चर्चा करते रहेंगे। देखिए, अब जो है, अब ये कंफ्यूज है, ये अब इस टाइम जो है वो जिनके इशारे पे चले हुए हैं, तो इनको इसका खमियाजा वो मेरे को लग रहा है कि अभी अपने दिमाग से नहीं, और दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं। जी और जो बैठे हुए हैं ना छोटे पंडित जी, उनकी अभी चेस का जो है ना, उसी चेस के वो शिकार हो रहे हैं। जी जी वो जी शतरंज बहुत बिल्कुल। बढ़िया खेल रहे हैं। आज फिर छोटे पंडित जी के यहाँ मीटिंग हुई है। बिल्कुल बहाना मीटिंग था हुई कि है। वो विधानसभा की सत्र की तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे वो फोटो काफी, मैंने भी वो वायरल हो रही है, और वो ये पूरी चौकड़ी बैठी हुई थी। जी चौकड़ी नहीं थी, 5 थे, वो वहां भी 5 पांडव भी थे। थे। वहां भी पांडव थे। पांडव थे। पांडव जो है ये भाई किसी को छोड़ के राजी नहीं है अब भाजपा में। भाजपा का तो ये वाकई महाभारत करा के मानेंगे ये 5 पांडव, इसमें नहीं, ये कोई दो फिर राय वही वाली नहीं। बात नहीं, फिर वही वाली बात आ जाएगी जो कल ठाकुर साहब चर्चा में कहे थे कि कितने वर्ष, 10 वर्ष। आज तो आज उसका एक छोटा सा शॉट डाला होगा हमारी टीम ने, बोल रहे थे कि 1 घंटे में बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया मिल रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में उस शॉट की। बोला अरे वो तो बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल ठाकुर साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि वो 10 वर्ष अध्यक्ष रहे, 10 वर्ष क्या क्या था ठाकुर साहब, जरा दोबारा से रिपीट कर दे, क्योंकि उस स्लाइड में बहुत दम रहा है। नहीं नहीं, वो वही वाली बात आएगी नहीं कि NSUI के अध्यक्ष NSUI कितने साल? 10 साल। युवा जी। मोर्चा के अध्यक्ष कितने साल? 10 साल। कांग्रेस के प्रधान कितने साल? 10 साल। 10 तो साल। बोलो फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री कितने साल? बोला 10 साल। 10 साल। ये काम खराब हो गया यहाँ पे, और वाजपेयियों की छाती पे मूंग दल दिया आपने ये बोल के कुल मिला के। और ये पूरे हिमाचल में, ठाकुर साहब आपको बता रहा हूं, अभी मुझे जो है भाजपा बहुत बिलासपुर में पछतावा किसी का फोन चीजें आया था, करते हैं।
बम्बर जी की कंस्टिट्यूएंसी से, वहां वो लोग जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को ये सिखा के वायरल मीम करा रहे हैं, मतलब मीम को वायरल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे थे। बोला बोला बच्चों बोलो, युवा मोर्चा के अध्यक्ष कितने साल? 10 साल। 10 इससे साल। मैंने बोला अब ये लाइन भी हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है आवाज भारतवर्ष की जो है वो फेमस होने वाली है। फेमस शुक्कू होने बहुत वाली है, खुश हो रहे बिल्कुल। होंगे। नहीं, भाजपा के लोग ना कुछ बड़े मजेदार चीजें करते हैं। आज किसान मोर्चा की मीटिंग थी अच्छा, जी जी। और वहां पर उन्होंने ये कह दिया कि अब किसान प्रहरी जो है हर बूथ पर तैनात होंगे। अच्छा, ये प्रहरी मतलब पहरेदार? अब देखो, इसका तो मतलब ये प्रहरी पहरेदार मतलब अब मैं आराम से सो सकूंगा कि कोई प्रहरी मेरे खेतों की जुआड़ बिल्कुल जो बिल्कुल है बिल्कुल। वो तो ये तो जो मास्टर किसी स्ट्रोक को हो जाएगा, फिर भाजपा वाले अकेले यही स्कीम जिता ले जाएगी भाजपा को। कोई गाय को कोई जंगली गाय को भगाएगा, कोई रात को सांप पर भगाएगा, तो बिल्कुल मैं तो आराम से सो सकूंगा बिल्कुल क्योंकि सही किसान बात, प्रहरी भाजपा जो है वो नियुक्त कर रहा है नियुक्त कर किसान रही है। मोर्चा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। बहुत, और ये मास्टर स्ट्रोक होगा ठाकुर साहब। भाजपा वाले चाहे बोले ना बोले, माने ना माने, लेकिन ये अकेला ही मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि मैं तो कभी कभी साल में एक आध बार ही गांव जा पाता हूं। वहां लोगों की पूरी खेती बाड़ी जो है वो इन आवारा पशुओं की वजह से बर्बाद होगी। लोगों के खेत बंजर पड़े हुए हैं, हमारा खुद का बंजर पड़ा हुआ है, बीजना क्या है? बोला एक तो मेहनत करके बीज दो, रात को अब आवारा पशु आकर के सब खत्म कर जाते हैं, तो बीजना ही क्यों है? तो इंतजार बिल्कुल कर लो ना जी, उसका प्रहरी मुकेश जी, का भी देखिए, जवाब आने वाला है कि उसका भारतीय काम जनता क्या रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दुगनी देंगे। कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर लेकिन दिया बोला उन्होंने तो। आज फसल के हालात देखिए। जी जो जो गेहूं का बीज 45 किलो की बोरी पिछले साल 940 रुपए में मिलती थी, इस बार 1240 रुपए में है। अच्छा, विकास हो रहा है ना। जो हाँ, जो किसान आजकल ट्रैक्टर से खेती बाड़ी करते हैं, बैल तो सबने छोड़ दिया है। बैल कोई नहीं, मेरे पूरे गांव में बैलों की कोई जोड़ी नहीं है। जी सब जी लोग जी, किसान जो है वो ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप इमेजिन करिए ट्रैक्टर का क्या रेट होगा। बिल्कुल एक बिल्कुल। मिनट के 30 रुपए। 1 मिनट के 30 रुपए? जी वेरी गुड, मतलब 60 मिनट के 1800 रुपए। जी। और वही ये बिजाई के टाइम देंगे, और यही रेट जो है वो जब थ्रेशिंग होगी तो उसका भी वही रेट है। बिल्कुल 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 सही बात। पर ठाकुर साहब, एक प्रश्न है मेरा कि किसान प्रहरी का काम क्या रहेगा। बस मैं आवारा वही तो पशु बोल बहाएंगे वो, भगाएंगे वो। किसान भाजपा प्रहरी वाले जैसे कि अब सारे किसानों की किसानों सबसे के बड़ी समस्या खेतों है। की रक्षा किया करेंगे, आधी रात को पट्टू और कंबल वो खुद का ले आया करेंगे। लेकिन वहां जो लकड़ी लगेगी, वहां पे जो कीर्तन मंडली रात को चला करेगी, क्योंकि बैठने के लिए ठंड आ रही है, गर्म स्थान भी तो चाहिए, वो मालिक प्रोवाइड करेगा। उस, बिल्कुल। उस मुकेश जी, एक हमारे मेरे मित्र हैं सिडनी से, पदम व्यास जी। अच्छा, जी जी जी। वो भी कार्यक्रम देख रहे हैं और उनका ये कहना है कि प्रशासन पे भी बात कर लिया करो और कोई सिस्टम पे भी आवाज उठाओ। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल, पदम जी चंबा वाली बात जो है वो प्रशासन की करेंगे ठाकुर साहब इसके बाद। पदम जी बस थोड़ी देर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो आज चंबा में जो घटना हुई है उसके बारे में, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में हम उसके ऊपर बात करेंगे। रोज हम थोड़ी थोड़ी टच करते हैं सारे मुद्दों को, तो अभी बस 2 मिनट में हम उधर शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, एक अश्विनी श्रीधर हमारे रेगुलर मेरे भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि 5-6 कांग्रेसी एमएलए बीजेपी में शामिल होंगे इलेक्शन से पहले। मूल बिल्कुल, भाजपाइयों का क्या होगा? ये एक कार्यक्रम में हमें पहले कहा था कि बहुत चुनाव के बाद कई कांग्रेस के लोग हैं जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, वो भगवा चोला भी पहन सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह बिल्कुल। रहे हैं अनिल जी। तो कुल मिला के भाजपा के नजारे बड़े प्यारे हैं और भाजपा की महिमा अपरंपार है। मैं वही कह रहा हूँ, फिलहाल 27 नक्षत्र तैयार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में।
जी। लेकिन आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि आधे जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें आयातित ही प्रत्याशी हो जाए। प्रत्याशी हो और फिर भाजपा वाले जिनके खिलाफ उम्र भर लड़ाई लड़ते रहे, वो गालियां तक, और आपको पता ही है बर्तन व्यवहार छोड़ देते हैं कार्यकर्ता आपस में गांव में। तो पता बिल्कुल। लगा कि उम्र भर उसको गालियां देते रहे और पार्टी का आदेश आ गया कि भाई कल से इसके पोस्टर घर से लेटी भी खुद बनानी है और इसके पोस्टर जो है वो पूरे गांव में और विधानसभा में लगाने हैं आपको। अब आप बिल्कुल। मुझे अचरज नहीं होगा अगर कहीं कहीं ऐसा ना हो कि जब शांता कुमार जी बोल रहे हैं कि मैंने सपना पूरा ही करना हो तो बोलना आशीष बुटेल जी आप ही आ जाओ, इधर ही कर दो। आशीष जी आप ही कर सकते हो, क्योंकि भाजपा वालों को आशीष से कोई एलर्जी तो है नहीं। आप यकीन मानिए एक बड़े वरिष्ठ भाजपाई है, मैं पिछले चुनाव में उनके पास त्रिलोक कपूर जी भाजपा से तो सर्वे कर रहा था, मेरे पास काम आया हुआ था, रोजी रोटी तो हमें भी खानी, तो मैं चला गया उनके घर। उन्होंने पहले तो मेरे को चाय पिलाई, नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, व्यवसायी है, भाजपा के बहुत बड़े पद पे भी रहे हैं। तो उनके घर तो मैंने वो नाम फिर से नहीं बता रहा हूं, आप पूरा मैंने सच्ची सच्ची दसा भी वोट कुछ देना है। बोले सच बोलूं कि झूठ बोलूं? मतलब मिंजो ने सच लिख गए तनी 10 गए तनी बोले कुछ अगे, मतलब बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप बताओ। बोले इस लोग को पूरे वोटें देने ते तक करा है, या तो मैं वोट ही ना दूं, बोले वोट ना दूं तो लोग का हल्ला पाना भी इतनी वोट ही नहीं देता, तो इससे बेटर है बोले मैं देना आशीषियो। मैंने तो आशीषियो कहे देना भाई, बुटेलियो कहे वोट दे देना, तू तो उम्र भर विरोधी रहे एक दूसरे के आप लोग। बोला देखो उसको पता है कि मैं भाजपाई हूं और बड़ा सख्त भाजपाई हूं, शांता कुमार जी से जुड़ा रहा हूं, संघ में जुड़ा रहा हूं, और उम्र भर जो है मैंने हमेशा बुटेल परिवार की खिलाफत की है, लेकिन उसके बावजूद मैं आशीष को वोट दे आऊंगा, क्योंकि त्रिलोक कपूर का इतिहास कौन नहीं, ये भी तो कांग्रेस से आया हुआ है। बोला इसने तो वीरभद्र को चांदी का मुकुट पहना दिया था, तो हैं तो दोनों बोला एक ही जैसे, पर कम से कम बोला अगर बुटेल आशीष मेरे को कहीं भी मिल जाए ना तो मेरे सफेद बाल देख के मेरे पांव को हाथ लगाता है और अंकल जी करके बोलता है, और घर आना पिताजी आपको जबकि उसको पता है, बोला मुझे भी पता है उसके पिता मुझे याद नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उम्र भर उनको गाली नहीं दी है, बट उसके बावजूद वो इतना वो करेगा और भरे बाजार में सबके सामने पांव को हाथ लगाएगा कि आप मेरे चाचा जी हैं, आप मेरे बड़े हैं। बोला इतना आशीर्वाद, इतना आशीष, बोला मैं उसको क्यों ना वोट दूं भाई। त्रिलोक कपूर बोला खड़ा के आड़ा इसदा, बोले इन्नी तो गल ही नहीं करनी, बोलिया आस आई पुराने वाजपेयी तो इन्नी कड्डी लाए। अब मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी, आप समझिए मैं निशब्द हो गया। और कपूर साहब जानते हैं उस आदमी को बड़ी अच्छी तरह, कपूर साहब ने कह भी दिया था कि इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया जब कपूर साहब हारे थे, और उनके जो आईटी सेल वाले लोग थे उन्होंने तो काफी कुछ मतलब बड़े बड़े पेजेस पे बड़ा भारी वो चला था कि कपूर साहब हारते नहीं, ये हुआ वो हुआ, जातिवाद चल गया वो, सो आप समझ सकते हैं जब इंसान एक बार हार जाता है तो हताशा में क्या ऐसे होता ही है कि घर को आग लग गई घर के चिरागों से, बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला हिसाब है ठाकुर साहब कुल मिला के, और कुल मिलाकर ये बीमारी जो है अब पालमपुर से होती हुई बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में बहुत सारे विधानसभा, और खासकर ये नवरत्नों के विधानसभा में तो कार्यकर्ता को समझ ही नहीं आ रहा करे तो करे क्या। नहीं तो ये तो वही हो गया ना कि नहीं ठाकुर साहब, ये तो फिर वही हो गया कि कांग्रेस ए और कांग्रेस बी। हाँ बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, कांग्रेस ए कांग्रेस बी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आयतित आएंगे ना, आयात हुए हुए आ रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सीधे बोलते हैं ना आयातित आयातित। मतलब भाजपा में क्वालिटी प्रोडक्ट बंद करने और मतलब बनना शुरू बंद हो गए हैं, इसलिए क्या करें मजबूरी में अब बाहर से लेके आने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बड़ी अच्छी बात है। खैर ठाकुर साहब अब अगले, क्योंकि भाजपा का ही अगला टॉपिक है, क्योंकि इसी पे करते रहेंगे, 1.5 घंटा इसी पे निकल जाएगा। आज रणधीर शर्मा जी सामने आए हैं और रणधीर शर्मा जी ने जो कांग्रेस अपना 3 साल पूरे होने का जश्न मनाने की बात कर रही है और मंडी में ही कर रही है, उसके ऊपर हमला बोला है। तो पहले वो बाइट सुना देता हूं, 1.5-2 मिनट की है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। दर्शकों को एक बार सुना देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा उसके ऊपर शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमारा मानना है कि इस सरकार को जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने 3 साल में
जनहित में, प्रदेश हित में कोई काम नहीं किया। कोई ऐसी उपलब्धि सरकार की नहीं है जिसके लिए सरकार जश्न मनाए। ये सरकार तो अपने चुनावी वायदे तो दूर, चुनावी गारंटियों तक को पूरा करने में विफल सिद्ध हुई है। इस सरकार ने प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर खड़ा कर दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा इस प्रदेश पर चढ़ाकर ये सरकार कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन भी समय पर नहीं दे पा रही है। विकास कार्य ठप है। जो विकास हो भी रहे हैं, आज सड़कों की मरम्मत वो केंद्र से आए PDA-NA के फंड से हो रही है, या सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या सेंट्रल रोड फंड से बन रही है। प्रदेश सरकार का बजट कहीं नजर नहीं आता। यहां तक कि ठेकेदारों को पेमेंट तक सरकार करने में नाकाम सिद्ध हुई है। यही नहीं, इस सरकार ने तो हमारी विधायक निधि भी जारी नहीं की। जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की किस्त भी आधी जो है वो अभी जारी नहीं हुई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है। ऐच्छिक निधि में कटौती इस सरकार ने कर दी है। आपदा प्रभावितों को राहत देने में ये सरकार विफल रही है। जो आज सड़कें क्षतिग्रस्त है, उनका पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही। PDA-NA का पैसा आया है तो थोड़ी मरम्मत उसकी हो रही है। जल शक्ति विभाग में पीने के पानी की स्कीमों के लिए केंद्र सरकार से जो पंचायतों में पैसा आया था, उस पैसे को डाइवर्ट किया जा रहा है जल शक्ति विभाग में, ताकि स्कीमों की रिपेयर हो सके। ऐसी सरकार जिसने हिमाचल प्रदेश को 3 साल में जो है पीछे धकेलने का काम किया, 2000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए, कोई नया काम किया नहीं। प्रदेश हित, जनहित में काम करने में सरकार ने हमेशा नाकामी पाई है। और यहां तक कि ये सरकार जो है हिमाचल प्रदेश की जनता पर अलग अलग टैक्स लगाकर, अलग अलग कर लगाकर आर्थिक बोझ डाल रही है। इसलिए इस सरकार को जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस सरकार को जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ठाकुर साहब। और सबसे पहले बीच में साथ में दर्शकों को भी जानकारी दे देता हूं, हालांकि वो देख रहे होंगे। चुराह के माननीय विधायक हंसराज जी, हमारे प्रिय मित्र जो हैं, हालांकि हंसराज जी से मेरी वार्तालाप नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है वो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। स्वागत है हंसराज जी आपका बहुत बहुत आवाज भारतवर्ष के ऊपर। और आपके लिए फिर से वही बात कि आप अपनी न्यायिक लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़िएगा, अपना भी पक्ष रखिएगा, वो बेटी अपना पक्ष साथ में रखेगी। और मुझे लगता है कानून के घर देर बेशक हो जाती है, मैंने साफ तौर पर कहा है, इस देश में सालों केस चलते हैं, लेकिन अंत में सच हमेशा उजागर होता है। और यकीन मानिए, अगर आप पाक साफ हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत गलत साबित नहीं कर सकती। और अगर ये किसी का राजनीतिक षड्यंत्र हुआ तो बड़ी जल्दी पर्दाफाश उसका हो जाएगा। और वैसे भी 2027 में जब आप जनता के समक्ष जाएंगे तो जनता अपना निर्णय सुनाएगी। इसलिए आप कानून के ऊपर विश्वास रखिए, आप अपनी जनता के ऊपर विश्वास रखिए और आप अपनी कानूनी लड़ाई लड़िए। वहीं उस बच्ची के लिए भी यही शब्द है। आप ऐसा नहीं है कि आप जुड़े हैं तो इसलिए ये शब्द कह रहा हूं, उस बच्ची के लिए भी यही शब्द है। अगर वो अपनी जगह सही है तो उसको भी सेम इसी तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी है। कौन सही है कौन गलत है ये फैसला ना हम करने वाले हैं ना आप करने वाले हैं, ये कानून का काम है। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, कानून अपना काम करेगा। और यकीन मानिएगा, हम सब भारतवासी हैं, एक ही जगह से हैं। और यकीन मानिए, इस तरीके की कोई भी घटना जब होती है तो बहुत दुखद होती है। और ऐसी घटनाओं में जब बीच में राजनीति घुस आती है तो वो उससे भी ज्यादा दुखद होती है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज भारतवर्ष के मंच पर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी हैं, उस बच्ची के साथ भी हैं। जो सही होगा अंत में वही विजेता करके निकलेगा और सारी जनता के आगे जो है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट अपने चरित्र के साथ आएगा और दूसरे का पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहरहाल आगे जो है वो अपने कार्यक्रम को उसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए, ठाकुर साहब, भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि 3 साल का जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस को। पहले तो झूठी गारंटियां देके सत्ता में आ गई,
उसके बाद विकास कार्य सारे ठप पड़े हुए हैं। और बेचारे रणधीर शर्मा जी की मुझे दिक्कत तो एक सबसे बड़ी नजर आई कि बाकी चीजें तो हो ही रही हैं, आपने विधायक निधि भी रोक ली यार 3-3 महीने की। विधायकों को विधायक निधि नहीं दोगे तो उनका घर कैसे चलेगा कुल मिला के? क्योंकि घर चलने के लिए तो हालांकि वो सैलरी पेंशन मिलती है, लेकिन निधि में से भी कई चीजें होती है ना, विकास कार्य होते हैं बोला, तो विकास तो जरूरी बनता है। तो वो विकास नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? ठाकुर साहब इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? लेकिन 2 सवाल जोड़े दे रहा हूं। मंडी में ही पूरे 3 साल का जश्न मनाने की बात हो रही है, सुक्खू का क्या, किस हिसाब से ये कोई मास्टर स्ट्रोक आपको लग रहा है? वहीं दूसरी तरफ भाजपा के रणधीर शर्मा जो, क्योंकि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो बहुत राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है, उनकी स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों को डिकोड करिए। मुकेश जी को ये बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक है कि जो गारंटियां हैं वो फिलहाल जो है वो पूरी नहीं हुई है। जी केवल एक ओपीएस वाला मुद्दा है जी जो वो सरकार ने पूरा किया है और उसका लाभ जो है वो कर्मचारी वर्ग को मिल भी रहा है, पेंशनर्स को मिल रहा है। जी लेकिन उसके बाद जो है वो जो अन्य जो वादे किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन वादे तो वादे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ये ना पहले किसी सरकार ने पूरे किए हैं, न आने वाली सरकार पूरे करेगी, न भविष्य वाली सरकारें पूरे करेंगी। बस ये तो जैसे अमित शाह जी ने बड़ी ईमानदारी से कह दिया था कि ये तो चुनावी जुमले हैं। और जी जी नेता लोग पतली गली से निकल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हम तो सिर्फ जो हमारे युवा वर्ग है, जो हिमाचल प्रदेश का जो 100% साक्षर राज्य है, मैं तो यहाँ के युवाओं से एक ही बात कहूंगा जी। कि जब भी आपके गांव में आपका जनप्रतिनिधि आए उससे सवाल पूछिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। आप सवाल पूछिए, ये आपका अधिकार है। और उस जनप्रतिनिधि को आपको जवाब देना उसका उत्तरदायित्व है, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल और जवाबदेही सुनिश्चित कीजिए बिल्कुल और उनसे जवाब मांगिए, हिम्मत करिए, बिल्कुल जवाब मांगिए। बिल्कुल ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति है वो, आप इस देश के मालिक है, देश की मालिक जनता है, और ये सभी आपके लोग नौकर हैं, क्योंकि सारे लोग वेतन लेते हैं। बहुत बड़ी बात। आज की डेट में कोई समाज सेवी नहीं है। कोई भी नहीं है। जब करोड़पति हो गए हैं हमारे सारे विधायक तो वेतन ले रहे हैं, वो करोड़पति अपना की तो काम, बात, हालांकि उस काम को भी कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं वो चर्चा का विषय है। लेकिन अब कोई करोड़पति ये नहीं कह सकता कि मैं राजनीति में समाज सेवा के लिए आया हूं। ठाकुर साहब, सब वेतन ले रहे हैं, तो सब किसी पटवारी में और किसी एमएलए में कोई भेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सब जाहिर तनख्वाह तौर ले पर, रहे हैं। बिल्कुल और सबकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल तो ये रही बात। आगे रणधीर शर्मा जी ने जो बात कही है वह ठीक है, गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं, तो उसके लिए आप सब जानते हैं प्रदेश में वित्तीय हालात कुछ ऐसे बन गए हैं आपदा के चलते। जो है जो कुछ सब कुछ है वो पटरी से उतर गया है। विकास कार्य ऑटोमेटिकली, सरकार ने जो इतना नुकसान इन बरसातों में हुआ है कि उनकी ही भरपाई नहीं हो पा रही है, तो नए काम कहाँ से शुरू होंगे? ये बात भी ठीक है कहीं ना कहीं। वही वाली बात आ विकास गई, भी, बोले गड्डी नहीं रेला चढ़ना, रेला किंजा जाना रेला च। बिल्कुल विकास के काम भी प्रभावित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इसके बावजूद, इन कठिन हालातों के बावजूद, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। जी कुछ एक दो फैसले जो हैं वो उसके लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। जैसे जो बेसहारा बच्चे हैं उनके लिए जो सुक्खू जी ने स्कीम शुरू की है वो काबिले तारीफ है। जी साथ में उन्होंने जो आपदा पीड़ित लोगों के लिए जो राहत पैकेज दिया है उसमें जो बढ़ोतरी की है
वो एक अच्छी पहल है और ऐतिहासिक, बहुत मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा ठाकुर साहब, मैं बार बार, मैं सुक्खू जी को बहुत कोसता हूं हालांकि, बट मुझे ये ऐतिहासिक पहल लगती है। मैं इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि जहां पर मैं सीधे, आपने, हम लोग काफी बार चर्चा कर चुके हैं, भानु भाई भी उससे इत्तेफाक रखेंगे, जयराम ठाकुर जी की सरकार में ये 1,25,000 या 35,000 मिलते थे ना। कहां 1,25,000, 35,000 और कहां 8 लाख रुपए। तो ये कोई बिल्कुल छोटी मैं उपलब्धि इसलिए नहीं है। और जिस तरीके से सरकार खड़ी हुई है आपदा पीड़ितों के साथ, इस जज्बे के लिए मैं सुक्खू को प्रणाम करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि सुक्खू के लिए बिल्कुल जितने ये तो गलत और सख्त लहजे में शब्द मैंने इस्तेमाल किए, किसी ने नहीं किए होंगे, लेकिन अकेला एक ऐसा मुद्दा है जिसपे मैं सुक्खू के आगे नतमस्तक हूं कि उसने वाकई आपदा पीड़ितों के लिए वो करके दिखाया है, जो यहां पे कहने वाले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते आते हैं, लेकिन सुक्खू ने ऐसे बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर दिया ये काम करके। साधुवाद है सुक्खू भाई, आप जैसा कोई नहीं है इस मुद्दे में। और यकीन मानिए कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो भी जिस वक्त जो प्रदेश के हालात है, ऐसे वक्त में 8 लाख रुपए एक परिवार को देने का निर्णय करने वाला सुक्खू जैसा ही कोई आदमी हो सकता है, और किसी के बस का नहीं। बिल्कुल। फिर इसके साथ जो स्कूलों में बहुत सारे ऐसे संस्थान थे जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। स्कूलों की बात करूंगा मैं, कॉलेजेस की बात करूंगा, जहां बच्चे ही नहीं थे, जी जिनको बंद करने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता था, उनको सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंद किया है। जो लोग ऐसे स्कूल थे जिनमें बच्चा एक था और टीचर दो, जी जिनका कोई औचित्य नहीं था, ऐसे कई कई संस्थान, मैं एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, जी लेकिन ऐसे कई संस्थान थे, उनको बंद किया है। ये एक अच्छी बात है। जो सरकारी खजाने पर फालतू के बोझ थे और जो कुछ लोग मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे थे, उनको जी काम पे लगा, उनको इन संस्थानों के बंद होने से जो साथ लगते स्कूल थे जहाँ स्टाफ कम था, वहां बिल्कुल उनको भेजा गया है। तो ये एक अच्छा अच्छा सरकार का फैसला है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। बेशक इसके लिए विपक्ष है वो आलोचना करेगा, लेकिन जहां पर बच्चे ही नहीं है, उस स्कूल को खोलने का औचित्य क्या है? या दो बच्चों के लिए स्कूल खोलने का वर्तमान वित्तीय हालात में कोई अच्छा फैसला नहीं है। इससे तो अच्छा है कि सरकार उनको एक टैक्सी लगा दे उन बच्चों को, और बिल्कुल 2, 4, 5 किलोमीटर जितनी दूर वो जाना चाहे, 10 किलोमीटर, वहां बिल्कुल उनको पढ़ा दे। या बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में भी उनका खर्चा दे दे पूरा पढ़ने का, और उनकी बसी बिल्कुल का खर्चा भी दे दे, तब भी बिल्कुल वो सस्ता पड़ेगा। तब भी बहुत सस्ता पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो ये कुछ फैसले हैं वो ठीक है। और अच्छा ठाकुर साहब, क्योंकि इसको समय कम है, लेकिन मैं इसी को राजनीतिक मुद्दा, वो बोल रहे हैं, सुक्खू बोल रहे हैं मंडी में मनाऊंगा, और वो बोल रहे हैं मनाने का अधिकारी, बिल्कुल, इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या ट्विस्ट आया वो है? इस वो इसलिए इसको देख रहे हैं कि वो सुक्खू के घर में जाकर दंदना रहे हैं, तो उन्होंने कहा रुक मैं भी आता हूँ। रुक तो 3 साल में मंडी में ही मनाऊं आकर के, मतलब। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है। वो कह रहे कि वो तो एक बार आए थे कि मैं तो 2 बार आ गया हूं, और बड़े वो कंधों पे घूम रहे थे। बिल्कुल। अब और उन्होंने ठाकुर कार्यक्रम साहब, आज बनाया तो दर्शक, अब भानु उनके भाई माफी चाहूंगा, बीच में टोक बिल्कुल रहा हूं, आज ब्रेकिंग और दे देता हूं दर्शकों के लिए। जो अनिल शर्मा ने रेकमेंड किए थे घर की, इनको जो है वो उस तरीके से नहीं किया गया है। सुनने में आया प्रशासन ने उसकी पहल कर दी है, और बड़ी जल्दी उनको भी 8 लाख रुपए की राशि मिलने जा रही है। ये कल भी जो बहुत हमने बड़ी बात ब्रेकिंग है। दी थी, उसकी आज पुष्टि फिर से, क्योंकि हमारे जो है, जो छोटी सी हलचल हुई है, हमारे सूत्र ने शिमला से कहा है बाकायदा कि जिन जिन लोगों के लिए अनिल शर्मा ने कहा था, उन लोगों को अब 8 लाख की राशि मिलने के रास्ते खुल गए हैं, और प्रशासन ने इंक्वायरी उस हिसाब से शुरू कर दी है। तो उनकी बात को गंभीरता से लिया गया है, इसका मतलब तो उनकी बात को बहुत गंभीरता से लिया गया है। और जो हमने एक इशारा किया था कि वो हो सकता है कि इनकी इंटरनल बात भी होगी हो कि अगली बार कहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए ना दिखे वो। कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में कुछ भी संभव, क्योंकि ठाकुर साहब ने तो कल ही कह दिया था कि हिमाचल में भी मौसम विज्ञानी है और वो सुखराम परिवार है, तो इनको पहले से ही टो लग जाती है कि कौन लड़ाई कर रहा है आपस में, किसके घर में कितने धड़े हो रखे हैं, और उनको किस तरफ जाने में फायदा है। तो आने बिल्कुल वाले समय में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन भानु भाई,
आप इस मुद्दे पे 3 साल के इस जश्न को किस तरीके से देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया तो ये कि भाजपा बोल रही है कि मनाने का ये अधिकार नहीं है। दूसरी बात, सुक्खू बोल रहा है कि मैं मंडी में ही आके मनाऊंगा। और वैसे उसमें एक बात और चर्चा में शायद सुनी है ठाकुर साहब, बोला कि जहां आपदा आई है वहां आकर के जश्न मनाओगे आप। तो इस बात को कैसे देखते हैं आप? ये तो आप कह लो कि राजनीति है, कुछ भी बोल लो, कहना है कह दो। कह दो। लेकिन जिनके घर में सबसे ज्यादा आपदा आई है वो तो दूसरों के कंधों पे नाच रहे हैं। नाच रहे हैं, बिल्कुल। वो तो हमीरपुर जाकर के दूसरों के कंधों पे चढ़ चढ़ के नाच रहे हैं। यही बात तो मैंने, हाँ बिल्कुल यही बात क्रिकेट बोली मैंने भी यही बात रखी थी ठाकुर साहब की, वो तो दूसरे के इलाके में जाके कंधों पे और वो कर रहे हैं। क्रिकेट के बैट पकड़कर चौके छक्के लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ठाकुर साहब आपके मित्र पद्म व्यास जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिल्कुल। ये जो सारी चीज है, ये राजनीति के लिए आप राजनीति कर लो, कोई बात नहीं है। आप राजनीति के हैं, राजनीति करेंगे। आप कोई लौंग इलायची नहीं बांटेंगे। बिल्कुल इससे आपकी अपेक्षा भी नहीं कर बिल्कुल सकते। आप राजनीति करिए। जी। वो भी राजनीति कर रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राजनीति कर रहे हैं। वो भी मास्टर स्ट्रोक तो खेलेंगे। नहीं, वो पहाड़ी भाषा में बोलने में वो कोई छोले बेचने बैठा है। सही बात है। मतलब ये जो है, मतलब एक बोल रहा है तू डाल डाल, दूसरा बोल रहा है मैं पात पात। जी। बहुत उन्होंने उनकी बात को बड़ा, मतलब देखिए उन्होंने तो कहा था कि वो तो एक बार आए मंडी में, मेरे यहाँ पर कार्यक्रम करके चले गए। और देखिए मैं तो इनके इलाके में अब 2 दौरे कर दिए। और जबकि जहाँ ये आपदा की बात कर रहे हैं, तो आपदा तो उनके इलाके में सबसे ज्यादा आई हुई है। बिल्कुल। जो बहाना बना रहे कि वहां त्रासदी ज्यादा आई है, ऐसे में मंडी में कार्यक्रम रखना कोई ठीक बात नहीं है। और वो जो दूसरे इलाके में जाके लोगों के कंधों पे डांस कर रहे हैं। बिल्कुल। आज एक और बात हुई है कि सतपाल सत्ती जी ने पिछले कल एक ज्ञापन दिया था। बिल्कुल दिया था, डीसी को ज्ञापन सौंपा था उन्होंने। डीसी को ज्ञापन दिया था और उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा जो है अवैध खनन हो रहा है हमको हिमाचल प्रदेश में। और उन्होंने बहुत बड़ी वक्तव्य भी दिया था। और ये बिल्कुल सच है कि आप अगर ऊना की सड़कों से निकले तो आपको पास लेते हुए भी आपको थोड़ा सा डर लगता है कि इतने बड़े बड़े टिप्पर वहां पर रेत बजरी लेकर जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो पता नहीं पुलिस और प्रशासन को वहां क्यों नहीं दिखाई देते। हिमाचल की रेत बजरी जो है वो खुलेआम पंजाब जा रही है। नहीं, ट्रैक्टर वाले दिखाई तो देते हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टरों के 40-40, 50-50 हजार के चालान हो रहे हैं। का चालान किया। और बड़ी मजेदार बात है, 50,000 का चालान उनका कि एक ट्रैक्टर का होता है और टिप्पर का 15,000 का। लगाइए हिसाब, देखिए मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है। कैसे ये अधिकारी हैं, कैसे इनकी मिली भगत है। मैं सीधे ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करूंगा, कोई भी हो मुझे मगर ऐसा है ना मुकेश जी, मगरमच्छ को छोड़ दिया जाता है और छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है। तो वहां पे आज जो बनता होगा ना कुछ तभी देखो, अगर इस तरीके के हालात हैं तो सरेआम पता लग रहा है कि पुलिस प्रशासन या कोई भी है, प्रशासन बोल रहा हूं मैं, पुलिस तो नहीं, क्योंकि पुलिस भी हालांकि उसी का पार्ट है, लेकिन किसी ना किसी की तो मिली भगत है ना कि अगर आप ट्रैक्टर का 40,000 का चालान करते हो और टिप्पर का 15,000 का चालान हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या उल्लू बन समझ के रखा है क्या किसी को? लेकिन आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई कि सतपाल सत्ती जी के उस ज्ञापन के का असर कह लो या जो मर्जी कह लो, जो उड़ती सी एक खबर है मेरे पास, अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन एक उड़ती सी खबर ये आई है कि आबकारी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो सक्रिय हुआ है और उसने जो जितने भी क्रशर हैं हिमाचल प्रदेश में उनको खास करके बद्दी ऊना में बहुत है। बिल्कुल। और यहाँ से ही सबसे ज्यादा माल जो है वो चोरी होता है। बिल्कुल। 2 नंबर का सामान निकलता है यहाँ से। तो इनको 60 करोड़ रुपए के जो है वो पेनल्टी के जो है इनसे वसूली के, कर वसूली के जो है वो जीएसटी, अच्छा जी जो रॉयल्टी बोलते हैं, होता है, लीगल माइनिंग होती है, उसमें जीएसटी लगता है 5%। बिल्कुल जी। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर इन्होंने 5 इन क्रशर्स को लगभग 60 करोड़ रुपए के नोटिस भेजे हैं, तो आप इमेजिन करिए प्रदेश से
5% से हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो ये, और 60 करोड़ की ये पेनल्टी वसूल करने के लिए लिखा है, तो 1200 करोड़ रुपए का जो है वो इलीगल माइनिंग हुई हिमाचल इलीगल प्रदेश में, माइनिंग हुई है, जिसको बहुत डिपार्टमेंट बड़ी मान रहा है। बहुत वो तो बड़ी बात। ऑन द रिकॉर्ड है भाई साहब, जो अनरिकॉर्डेड है उसके बारे में भी तो सोचो। ये अनरिकॉर्डेड की, ये मतलब ये जो कि ये इलीगल माइनिंग के लिए भेजा है, लीगल माइनिंग तो इसके अतिरिक्त है, बिल्कुल 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 उसकी तो वसूली हो चुकी है, ये नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस भेजे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो- अब आप खुद ही तो देखिए मुझे ना, हजारों करोड़ों का खेल ऐसे ही थोड़ा ना होता है ठाकुर साहब खनन में ये। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। मुझे तो लगता है कि इसमें सबकी हिस्सा पत्ती फिट है ऊपर तक। तो बिल्कुल सामने दिख रहा है ठाकुर साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आम या आदमी को समझ ना आए। बिल्कुल, और आप एनजीटी के जो निर्देश हैं इसमें जो इलीगल माइनिंग के लिए, तो आप हैरान होंगे कि इतनी सख्त कार्रवाई है, अगर वो हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्पर वाला भी दोबारा सोचे कि मैं इलीगल माइनिंग का सामान लेके जाऊंगा। बिल्कुल 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 पदम ब्यास जी, हम हरोली और चक्की की दोनों की बात कर रहे हैं, आप चिंता छोड़ दीजिए। जब इलीगल की माइनिंग हो रही है तो वो चाहे चक्की बैंक में हो रही है, चाहे हरोली में हो रही है, चाहे आपकी बद्दी मैंने नालागढ़ में पूरे हो प्रदेश रही की है। बात की है, पूरे प्रदेश की बात हो रही हाँ, है। पूरे और इवन प्रदेश की बाकी बात तो की है। छोड़िए, चाहे बैजनाथ की छोटी छोटी बिनवा की खड्डों में हो रही है, बैजनाथ पालमपुर सारी वही जाती है, न्यूकड़ की खड्ड में भी होगी तो वो भी इलीगल ही है, वो कोई लीगल नहीं हो जाएगी। जगह जगह पर बैठे हैं ये जो खनन माफिया हैं, जगह जगह पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और इस ये जो है लगभग 60 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ा जीएसटी का अमाउंट है। जी जी जी। आप, मैं तो अंदाजा लगा रहा था, मैंने बोला 60 करोड़ के अगर नोटिस भेज रहा है तो डिपार्टमेंट को भी साधुवाद, बिल्कुल जिनको देर से ही सही, बिल्कुल। जो जागे हैं। अरे हिम्मत तो तो इस दिखाई, जागरूकता को, खनन माफिया के विरुद्ध तो ठाकुर साहब बड़ी बड़ी सरकारों की हिम्मत नहीं होती है उनके खिलाफ खड़े होने में। ये लोग तो बोला सरकारें बदल देते हैं रातों रात, इतनी कमाई होती है खनन में। तो ये अभी नोटिस निकले नहीं है, जब वो जैसे ही ऑफिस में वो वहां पे वो फाइल निकली और वो कागज साइनिंग के लिए निकला है, तब मुझे वहां से सूचना मिली है कि ऐसा हो रहा है। जी, तो मैंने ये कहा कि हम दर्शकों को बता पुष्टि दें नहीं अपने कर को रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो डिपार्टमेंट कर रहा है, तो हम उनको साधुवाद देते हैं बहुत कि बड़ी बात। बिल्कुल ऐसे अपने अधिकारियों आंख और ऐसे कान नाक अधिकारियों के खोलिए, जज्बे को प्रणाम है। बिल्कुल आप अपने नाक कान, अपने आंख कान और नाक खोलिए और इसको और शिकंजा कसिए, क्योंकि जो भी इलीगल माइनिंग से भी सामान जा रहा है वो लोगों से तो उतने ही पैसे वसूल रहे हैं, तो बिल्कुल सरकार अपना हिस्सा क्यों छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर। और यही तो तो कमाई खनन के लिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि 10% लीगल होता है और 90% जो है वो इलीगल होता है। ये तो इस बात से साबित हो रही है, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए की अगर इलीगल माइनिंग हुई है तो ये प्रदेश को कितना बड़ा नुकसान है। बिल्कुल और ये जो 1200 करोड़ रुपए गया है, ये इलीगल रास्ते से गया है। अगर ये लीगल रास्ते से जाता तो कहीं से भी दूसरी ओर से कोई इनकम टैक्स की श्रेणी में आ जाता, कोई किसी और श्रेणी में आ जाता। बिल्कुल 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 जाहिर तौर पर। भानु भाई, आप जल्दी से इस खबर को क्लोज करिएगा, क्योंकि आपने बताया नहीं 3 साल के इस जश्न को कैसे देख रहे हैं। मंडी में मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि ठाकुर साहब ने तो सीधे बोल दिया कि भैया तुम मंडी के होकर के जहां से मतलब विपदा आई है, तुम दूसरों के कंधों पे चढ़ चढ़ के पूरे हिमाचल प्रदेश में नाचो, और वो 3 साल का जश्न भी ना मनाए, तो इस कमेंट को भी कैसे देखते हैं आप? और वहीं दूसरी तरफ, क्या वाकई सरकार को यह जश्न मनाने का मौका कैंसिल कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनको जश्न मनाना चाहिए। और ठीक है, बिल्कुल उनको साधुवाद भी है प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है 8 लाख रुपए की राशि देना। और देखिए, कोई कागजों की खानापूर्ति में ही समय लग जाता है, वर्षों वर्ष लग जाते हैं, लोगों को पैसा नहीं मिलता है। वो उनके दरवाजे पर पहुंच के, उनके द्वार पर पहुंचकर जो है उन्होंने जो है आपदा राशि दी है, और वो एक मुश्त 4 लाख रुपए, बिल्कुल 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 1 लाख रुपया। इस ढंग से, जिस ढंग से उन्होंने लोगों की मदद करी है, तो जश्न तो वहीं पर बनता है। लेकिन जब उनको लगा कि भी अब पीठ, उन्होंने उसी को लेकर तो बयान दिया था जयराम जी ने कि भी वो जो है मेरे इलाके में एक बार आए, मैं आपके इलाके में 2-2 बारी जाऊंगा। तो उन्होंने जो है सामाजिक कार्यक्रम को जो है राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। एक बर्थडे को भी आपने एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया, और आप लोगों के कंधों पर जो है वो पूरा वो ले रहे थे, आनंद ले रहे थे पूरी उसका।
बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार को कोस रहे थे कि अधिकारियों के नाम याद रखिएगा जिन्होंने यहाँ पर परमिशन नहीं दी है। जी आशीष शर्मा जी, नाम याद रखिएगा, जब आपने परमिशन मांगी थी और यहाँ के लिए कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दी गई है, उन अधिकारियों के नाम नोटिस कर लिए जाए। तो ये ढंग से वो कहना क्या चाहते हैं, अधिकारियों को क्या दबाव में रखना चाहते हैं, मतलब दबाव की राजनीति करना चाहते हैं बिल्कुल। नहीं अधिकारी। नहीं, जी। मैंने भी आशीष शर्मा जी का भाषण आज ही सुना थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि आशीष शर्मा जी ने सुक्खू का धन्यवाद किया कि उन्होंने जो है, पर उनको उन्होंने श्रेय अपने लिए लिया अच्छा कि मैंने कहा कि बस स्टैंड का काम लगाइए और सुक्खू जी ने लगा दिया, तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हाँ अच्छा लेकिन लेकिन वो ये भूल गए कि थोड़ा सा उनको ये भी पूछ लेते कि जयराम जी आपने क्यों नहीं लगाया, आप तो मेरे बाजू में बैठे हैं। बाजू में बैठे। आपने तो पूरी तरह प्रोजेक्ट ही लटका के रखा था कि एक ईंट ना लगने पाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो माइनस हमीरपुर चल रहे थे ना शुरू से ही। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो चलिए उनके वो क्या बोलते हैं, वो जी छाती पे क्या बोलते हैं कि छाती पे मूंग दलने वाली बात होती है ना, वो बिल्कुल मंडी जाकर जो है वो बिल्कुल जो प्रधान जी बोलते हैं, वैसे तो सीएम साहब को प्रधान जी बोलते हैं, प्रधान जी वो छाती में मूंग दलने के लिए जा रहे हैं वहां पर। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम 2 बारी लो, मैं आ रहा हूँ कहते। मैं बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल ही 3 वर्षों का वहां पर बनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटे का टाइम हो गया, 2 खबरें बची हुई हैं, अभी भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ठाकुर साहब, आप चंबा बहुत अशांत हो गया फिर से, और चंबे क्यों लग दे नारे, इसीलिए हमने लिखा हुआ था। छोटी सी झलक, पूरा वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, उतना समय नहीं है दर्शकों के लिए, लेकिन छोटी सी झलक दिखा देता हूं। उसके बाद क्या मामला था, कैसे किया हुआ, वो आप दर्शकों को समझाइएगा। 1 मिनट का वीडियो दिखा रहा हूं मैं जल्दी जल्दी। चंबा में ये भी बड़ा पैनिक है। तब होने उनके चलान तो बड़ी अच्छी बात है, कानून तोड़ते हैं, चलान बड़े बड़े अच्छे होते हैं, वो भी हजम नहीं होती। परंतु एक बात हो रहा है, जिन्होंने नंबर प्लेट ही नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। करो उनसे निवेदन, क्या बात है, ऐसी भी कैसे तो साहब नाराजगी होगी हमारे से। दुनिया यहाँ खड़ी है, प्रेस यहाँ खड़ी है, घंटे से हम यहाँ खड़े हैं मौके के इंतजार में। साहब अभी व्यस्त तो नहीं है, हमारी बात कराएं। निवेदन है हमारा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, एसपी साहब को तो आना चाहिए। अच्छा अच्छा जी, पहुँच रहे हैं साहब जी, अभी ना किसी कार्य में व्यस्त है। इससे बड़ा कार्य हो गया जब हाँ, उनको कह रही निंद्रा चिर निंद्रा से उठाओ और बुलाओ यहाँ पे। ऐसे हिंदू ने किसी को मारा होता है दूसरे को, अभी सारे अंदर होता है, एसपी लेकर एमएलए तक सभी ने आ जाना था, उनके पीछे ढाड़ू चाण है, उठा लेने थे। और जब हिंदू हकीकत है मिलने चंचे के सारे एमएलए के नहीं गए सारे ने, ये लोग भी कुछ नहीं कर रहे सर, फोन है। इससे ज्यादा दिखाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जो हमारे सोशल मीडिया में भी जो है वो उस हिसाब सेंसर हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए अच्छी बात नहीं, लेकिन इतना दिखा दिया। ठाकुर साहब, बता दीजिएगा दर्शकों को कि चंबा में क्यों इस तरीके के नारे लगे हैं, और ये तो मामला कहीं हिंदू वर्सेस मुसलमान या कुछ इस तरीके का होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो भी है, हिमाचल जैसे शांत राज्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देवभूमि हिमाचल प्रदेश को केवल उसकी जो शांति है और उसके जो सांप्रदायिक जो आपस में भाईचारा है, सबसे मजबूत अगर देश में कहीं था तो वो हिमाचल प्रदेश था। यहाँ सबसे ज्यादा जो शांत प्रदेश था ये। लेकिन ये जो चंबा में इस साल जो है ये दूसरी बार हुआ है जी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में संजौली में भी एक मस्जिद को लेकर विवाद हुआ और बहुत मामला सुर्खियों में रहा। फिर मंडी में इसी प्रकार मस्जिद को लेकर आंदोलन चला और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई। लेकिन ये जो ताजा घटना है, ये जो चंबा में हुई, तो यहाँ पर पिछले कल शाम को एक बाइक सवार बाइक सवार ने एक लड़के को टक्कर मार दी और तो फिर वो चामुंडा मंदिर के पास ये विवाद हुआ और वहां पर फिर उन्होंने जो लड़के हैं उन्होंने उनको कुछ लोग बाइक सवार होकर आ गए। 25-30 लोग जो थे वो बाइकों पर वहां पे आए और उन्होंने वहां पर एक चंबा के वो 2 लड़के हैं सुराड़ा के उनको वहां पीट दिया और उसके बाद वहां पर उनके
नारे लगाए वहां पर उन्होंने, और नाराए तकबीर, अच्छा, अल्लाह तो वहां पे अकबर, भी नारे लगे। बिल्कुल वहां पर भी नारे लगे। और फिर उसके बाद वहां से उन लड़कों को पीट कर वो वहां से निकल गए। लेकिन उसके बाद जब ये बात चंबा में फैली तो पूरा वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, और रात को 3-4 घंटे लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया। और हालात इतने बिगड़ गए कि वहां पर मौके पर एसपी और डीएसपी को वहां पहुंचना पड़ा। जी। वो लोगों से बात करके चले गए, और उन्होंने वहां बताया कि हमने कार्रवाई करेंगे। और दूसरे दिन सुबह जब लोगों को लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर से वहां पर जो है वो बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ चंबा में। और आज दिन भर वहां पर पूरा माहौल गर्म रहा। लोगों ने पुलिस के प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद नारे लगाए, और यहाँ तक सवाल उठाए कि चंबा के 5 विधायक हैं, कहाँ हैं वो लोग। जी जी जी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। हिमाचल के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि ये बुराई अभी हिमाचल प्रदेश में उठ नहीं रही है। अगर सरकार और प्रशासन ने इसको सख्ती से इस घटना को रोका नहीं, तो आने वाले दिनों में ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी, जो हम दूसरे प्रदेशों में सुनते थे, ये जो घटनाएं हैं वो प्रदेश में भी बढ़ने लगेंगी। और ये शांत हिमाचल के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत चिंता की बात है भानु। हिमाचल प्रदेश में चाहे मुसलमान थे, चाहे, हालांकि गिनती के थे, थोड़े से ही थे, और ऐसा कहा भी जाता है जहां थोड़ी उसमें होते हैं तो सौहार्द में ही रहा जाता है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, जिस दिन इनकी बोला बढ़ जाती है, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, ऐसी बड़ी सारी बातें होती हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का षड्यंत्र काफी समय से चला हुआ है। और ये इस तरीके से जो नाराए तकबीर वाले नारे लगते हैं, या आपके सर कहां से कहां क्या होना, वो जो बातें हैं, वो इस तरीके की जो बातें होती हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। और आप यकीन मानिए, जिस तरीके से बाहर के राज्यों के कुछ लोग जो हैं, इन्हीं के मजहब के लोग आकर के ये इनका ब्रेन वॉश करने का पूरा प्रयास करते हैं। अभी देश में जो ये हालात चल रहे हैं। जी जी ठाकुर साहब, जब से बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में आने लगे हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये हिमाचल के जो मुस्लिम समुदाय के लोग आ रहे हैं। आप हिमाचल में तो बहुत कम ऐसे लोग दूर दराज के इलाकों में जो गुज्जर वगैरह रहते थे, उनकी थोड़ी सी वेशभूषा से आपको लगता था कि ये मुस्लिम है। लेकिन जो शहरों में लोग रहते थे, आप उनको तो पहचान ही नहीं सकते थे। और ऊपर से ठाकुर साहब, सीधी बात, उनके घरों में तो आज भी रामकृष्ण की फोटो है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं नूरपुर गया, मुसलमानों का घर था, उस बहन ने मेरे को बिठाया, घर के अंदर बिठाया, मुसलमान थे, उनके घर मैंने शिव जी का फोटो लगा देखा, मैं हैरान, मैं परेशान। मैंने, क्योंकि मैं तो पूरे ही भारतवर्ष में घूमता था सर्वे के चक्कर में, मैंने ऐसा घर ही नहीं देखा किसी मुसलमान के घर में शिव जी का फोटो। मैं परेशान। उसने बोला कि भाई हम तो दिवाली भी ऐसे ही मनाते हैं, दशहरा भी ऐसे ही मनाते हैं, ईद भी ऐसे ही मनाते हैं। बिल्कुल, मैंने मंडी में होली में नाचते हुए देखे हैं। मैं मंडी में रहा हूं, तो मंडी में जो मुस्लिम है वो होली में नाचते देखे हैं मैंने। वो सबसे बड़ा गणेशोत्सव हिमाचल प्रदेश में मंडी में होता है, मैंने उसमें उनको भाग लेते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारे हिमाचल की संस्कृति ही नहीं थी। ये इन लोगों ने, जब से ये बाहर के मौलवी शोलवी जितने भी है ना, मेरे मुंह से क्या निकलेगा सुन लेंगे, ये इन लोगों ने, बाहर के लोगों ने आकर के हिमाचल में इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू किया है। और सरकार के लिए आप बिल्कुल बोल रहे हैं, ये सही अलार्मिंग पोजीशन है। अगर अभी सख्ती नहीं दिखाई गई तो कल को पूरे देश में जिस तरीके से माहौल खराब कई जगह पे हो जाता है, वैसा हिमाचल में भी हो जाएगा। और उसके डेमो धीरे धीरे करके आने लगे हैं सामने। आप बिल्कुल, इससे पहले भी एक चंबा में घटना हुई थी, आपको याद होगा भानु जी, वो एक लड़का था जो मुस्लिम लड़की के प्रेम में पड़ गया और उसकी हत्या हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, शायद मुझे याद आ रहा है, वो चंबा का भांडल गांव था और लड़के का नाम मनोहर था। हाँ, कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्राइम ज्यादा देखते हैं तो शायद आपको याद होगा। और उस लड़के के जो थे, वो शव के टुकड़े टुकड़े करके
नाले में फेंक दिए गए थे। जी जी जी। और ये बड़े उसके बाद भी चंबा में बहुत अशांति पैदा हुई थी। और वो अकेला घर था जहां पर वो उसकी हत्या हुई थी। वो लड़की उसके प्रेम पाश में थी, और जब घर वालों ने प्रेशर डाला उसके ऊपर, लड़की के ऊपर, तो वो लड़की को ही उसको बुलाने के लिए कहा गया। वो लड़की के कहने पर वो लड़का वहां पर पहुंच गया, और उसके परिजनों ने उसकी जो है वो हत्या करके उसका शव हत्या कर नाले दी। में। बिल्कुल 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 या नहीं, सरकार बिल्कुल के लिए निवेदन रहेगा, मौका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस तरीके की घटनाओं के लिए जाना नहीं जाता, और ऐसे चीजों को राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा जिंदगी में कोई ऐसा प्रयास करने की सोचे भी ना, करना तो दूर की बात। और ये सरकारों के हाथ में है, अगर सरकार क्या रवैया अपनाएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों के लिए भी मैं अच्छी बात कहूंगा, हिंदू ही सही या कोई भी है, सड़कों पे उतरना सीखिए अपने अधिकार के लिए, और जाग जाइए। जागृत रहेंगे तो ना इधर कोई कुछ कर पाएगा ना उधर कुछ कर पाएगा, तो जागना बिल्कुल। तो पड़ेगा। उस प्रोटेस्ट में बहुत उग्र प्रतिक्रियाएं जो थी वो हिंदू युवाओं की थी भी। उन्होंने भी ये कह दिया कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग अपने हाथ में कानून लेकर इनको सबक सिखाएंगे। सबक नहीं, सिखाएंगे। खैर, और हम ऐसी बातों के लिए तो आवाज भारतवर्ष बिल्कुल भी किसी के लिए भी नहीं कहेगा, किसी को भी कानून हाथ नहीं, हम लेने तो में। यही कह रहे हैं कि प्रशासन काम करे अपना, बिल्कुल 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 ताकि बिल्कुल किसी को कानून को हाथ लेने लेने की की जरूरत ही आवश्यक, बिल्कुल ना बिल्कुल पड़े। निवेदन रहेगा स्थानीय प्रशासन से, कृपया, क्योंकि देखिए डीसी महोदय और एसपी महोदय इसके लिए ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, और उनका मानसिक वो जो कद होता है वो उस लेवल का होता है, और उनको भी पता होगा कि किस तरीके से ये घटना क्या रूप धारण कर सकती है कल को। ऐसे में निवेदन रहेगा आवाज भारतवर्ष का पूरे विशेष तौर पर, कि एसपी साहब को और डीसी साहब को इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आप देखते हैं छोटी छोटी चीजों को हम जो है वो छोड़ देते हैं और बाद में वो कितना बड़ा रूप ले लेती है। और ये इस तरीके के ये धार्मिक उन्माद वाले तो मुद्दे ही ऐसे होते हैं कि इसमें हल्की सी चिंगारी उठी, और अगर आपने उस वक्त नहीं संभाला तो फिर वो चिंगारी कितनी बड़ी आग का रूप धारण कर लेती है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारा देश पूरा इस आग में कितनी बार जलता है, किसी से छुपी हुई बात नहीं। और हिंदू मुसलमान यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मिलके रहते आए हैं, प्रयास यही होना चाहिए कि हमेशा मिलके ही रहें। और ये जो बाहर वाला गंद आ रहा है ना चारों तरफ से, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पता लगे कि कोई किस तरीके का आकर के किसको पाठ पढ़ा रहा है तो ऐसे लोगों को अंदर ठोको, इनका कोई इलाज ही नहीं है इसके अलावा, क्योंकि इसी तरीके के लोग ब्रेन वॉश करके गलत रास्ते पे नौजवानों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जी देखिए मुकेश जी, ऐसा ही है कि जो अगस्त 2024 में जो है शिमला के मल्याणा में 2 गुटों में लड़ाई हुई। जी जी जी। जब 2 गुटों में लड़ाई हुई तो एक गुट जो है वहां से भागकर जो है संजौली की मस्जिद में जाकर मस्जिद में छिप गया। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो मस्जिद में छुपा तब पता चला कि ये मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं, और वो इतना विवाद बढ़ गया। तो जब विवाद बढ़ गया तो पता चला कि ये तो बहुत छोटी सी मस्जिद होती थी, ये तो इलीगल पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई है। सरकारें चाहे कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, उन्हीं की उसमें जो है ये मस्जिद जो है वो बहुत बड़ी बनती रही। एक छोटा सा दर्जी की दुकान चलाता था एम शमीम करके, वो उसके जो है मुखिया बनकर बैठ गए। जबकि 11 सितंबर 2024 को कमिश्नर जो है कमिश्नर कोर्ट में जब एक वो उनका जब केस चला तो उन्होंने भी बता दिया कि ये जो है ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ याचिका थी, और कहा गया कि ये अवैध निर्माण हुआ है, चाहे सरकार किसी की भी थी। उसमें ये भी कहा गया कि कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा भी इसमें पैसे दिए गए। भाजपा वालों ने भी चंदा दिया था उसके लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा ने पार्टी का नाम लेके बोल रहा हूँ। बिल्कुल भाजपा ने भी उसमें चंदा दे रखा था। तो लेकिन अभी पीछे आया था कि उसको शायद तोड़ दिया जाएगा कि भी उसमें, क्योंकि अवैध निर्माण हुआ है। और उसमें जो जिस ढंग से लोग बाहर के लोग रह रहे थे, जो पता ही नहीं था कि आए तो आउटसाइडर जी इतने ज्यादा हो गए कि जिनकी गिनती करनी मुश्किल होगी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप भानु, आप तो वहां के हैं, आप की शिमला सोलन संजौली आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, कदमों से नापा हुआ है आपने।
आप संजौली चले जाइए, मुझे तो खैर अब सालों हो गए, लेकिन मैं तो वहां से, वो आप देख रहे होंगे लोग हालांकि हंसेंगे मुझे, वो जो लवर पॉइंट है आपका संजौली वाला हमारा, क्योंकि रास्ता वहीं से पैदल होते हुए हम स्नोडन आईजीएमसी होते हुए निकलते थे, और आप यकीन मानिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी तक हम पैदल जाते थे वहां पे। तो उस पूरे इलाके में आप विक्ट्री टनल से लेकर के आगे तक आइए, कितने आज हो गए हैं वहां पे मुसलमान, कहां कहां से आए। देखिए वहां से आम महिलाओं का गुजरना भी मुश्किल हो गया था, और इस बात को जो है अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में भी उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने खुलकर बोला, चाहे वो बिल्कुल। सरकार के उसमें था, पर उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया कि ये गलत हो रहा है और यहाँ से महिलाओं का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। और लड़ाई ये बहुत छोटी सी थी, बच्चों की लड़ाई थी। बिल्कुल। उसके बाद मंडी में हुआ, मंडी के बाद जो है अब जो है पिछले कल जो है आपके चंबा में जो है ये वारदात हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ पर भी 2 गुटों में लड़ाई होती है, 2 गुटों में लड़ाई होती है। तो उसके बाद पता चलता है कि नारे लगाए गए और हिंदू देवी देवताओं के लिए भी जो है अभद्र शब्द कहे गए जी। तो जो अभी तक की जो जानकारी है उसमें एक लड़के को जो है इन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया है जी। तो अभी तक बाकियों की कहते हैं तलाश जो है वो अभी जारी है। लेकिन जो स्थिति है अभी भी तनावपूर्ण तो वहां पर बनी हुई है जी। और हिंदू संगठन ये भी कह रहा है कि भी अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। अब जगह जगह पर दबिशें तो दे रही है। अश्मित नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, अश्मित नाम है जिसको अभी तक गिरफ्तार किया गया। अच्छा। अभी समुदाय की लड़ाई है, बिल्कुल सही कहा ठाकुर साहब ने। चंबा के सुराड़ा मोहल्ले में जो है 2 गुटों में ये मारपीट हुई है। उसके बाद नारेबाजी करी गई, अपशब्द कहे गए, उसके बाद वो मौके से फरार हो गए हैं। अब देखिए उसमें अब गंभीरता की बात तो यह है कि अधिकारियों को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो समुदाय की लड़ाई है ये कई और रूप भी ले सकती है। कुछ और बात कुछ और पहुंच जाती है ठाकुर साहब, ये बिल्कुल इसमें लगता ये है कि ये लोग पहले प्री प्लानिंग करके आए हाँ, थे। पूरी प्लानिंग ऐसे थोड़ा ना होता है। ये सारी चीजें जितनी भी है, इस तरीके के नारे लगना, इस तरीके की बातें होना, जिस प्रकार से घटना घटी ये कोई मोमेंट्री घटना नहीं थी, क्योंकि जितने भी लड़के वो आए वहां पर जो 8, 10, 12 बाइकें थी, तो उसमें कहा गया कि किसी के ऊपर भी नंबर प्लेट नहीं थी। आप लगाइए हिसाब, पूरी तैयारी पूरी प्लानिंग से के साथ आए हुए हैं लोग। और किसी के हाथ में हॉकी थी, किसी के हाथ में डंडा था और किसी के हाथ में तलवार थी। तो ये आप किस तरह का वातावरण जो है वो चंबा में निर्माण कर रहे हैं। ये इस प्रकार की घटना बहुत दुखद है हिमाचल प्रदेश के लिए, और ये एक अलार्म है। सख्त प्रदेश सरकार को भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आज तक जो है अभी यहाँ देवभूमि में इस रंग के अभी तक तो नहीं दिखते थे, लेकिन अभी कुछ समय से जो है ये 2024 के बाद से, तो जब से संजौली वाला विवाद हुआ है उसके बाद तो कई कड़ियों में ऐसे विवाद जो है आए टाइम जो है ये देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक और बड़ा खेल है जो लव जिहाद चला हुआ है। बिल्कुल। लव जिहाद के भी बहुत मामले हैं। बिल्कुल। लव जिहाद का भी एक खेल जो है बहुत बड़ा हिमाचल में चल रहा है। यहाँ की लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, उनके साथ बाद में उनको ब्याह के ले जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ना वो कहीं लायक रहती है। ऐसे बहुत लव जिहाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझी साजिश के तहत हो रहा है, और सरकार को चाहिए कि इसको मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि देखिए वीरभद्र ने जो भी है एक बिल्कुल कहा धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो है बहुत बड़ा एक्ट लेके आए थे। लेकिन आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वीरभद्र का हिंदुत्व के आगे तो भाजपा का हिंदुत्व कम पड़ता था। वो ऐसे मामलों में सबसे मतलब सख्त थे। उनको पता था कि ये आग कहां लगती है, कहां तक पहुंचती है। उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, किसी धर्म के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसी नहीं की। लेकिन हाँ, इस तरीके की साजिशों को रोकने के लिए जिस तरीके का कानून वो लेके आए हैं, भाजपा नहीं ला पाई आज तक। बिल्कुल उन्होंने एक बिल्कुल एक्टिव बना दिया कि ताकि जो है उनको शायद दूरदर्शी थे, वो ये पुराने लीडर थे, दूरदर्शी थे, उनको पता था कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और हिमाचल में इस ढंग की घटनाएं दिखती नहीं थी, और आज देखिए वो सामने दिख रही है। अब धर्म परिवर्तन पे एक्ट बना दिया, लेकिन जो ये लव जिहाद वाली कहानी चल रही है ना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मतलब मेरा तो सभी परिजनों से भी और आवाज भारतवर्ष की रिक्वेस्ट रहेगी कि भी अपने बच्चों पर भी नजर बनाकर रखें और देखें कि वो उनकी जो बच्चियां हैं या बेटियां हैं या लड़के हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं और किन लोगों के साथ उनकी संगत है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि ये जो लोग बाहर से बाहरी राज्य से लोग आ रहे हैं, इनकी जो बाहरी ये यहाँ के
जो पुराने मुस्लिम यहाँ पर बसे हुए हैं उन लोगों को भी वो बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल उनके बिल्कुल दिमागों में भी बिल्कुल, जहर घोल रहे हैं। यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह का भी आप विशेष रूप से उल्लेख करिए। जब एक दुकानों पर नाम लिखने की बात आई थी बिल्कुल कि हर बिल्कुल व्यक्ति की पहचान बिल्कुल उजागर होनी चाहिए, तो विक्रमादित्य ने भी बड़े आगे बढ़कर कहा था कि इसमें बुराई क्या है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन फिर वो पार्टी हाईकमान, क्योंकि वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण की हद करनी है ना कांग्रेस के लिए, इसीलिए तो हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कांग्रेस के ऊपर। उसके बाद उस मुहिम का क्या हुआ ठाकुर साहब? वही अनिरुद्ध को भी चुप होना पड़ा था। अनिरुद्ध ने एक बार देखे तो कह दिया जोश जोश में, उसके बाद जब उसको दिखा कि मेरा तो करियर खत्म होगा, कांग्रेस अगली बार टिकट नहीं, चुप हो गया वो भी। लेकिन और उसने हकीकत एक में बारी हम पूरी लोगों, नहीं, देखिए एक बार आवाज उठाना अलग बात है, विक्रमादित्य हो चाहे जो मर्जी, वीरभद्र हो तो वो अड़ जाते, वो कांग्रेस हाईकमान को बोल देते कि इट्स नॉट योर मैटर, लुक एट योर मैटर, मैं देख लूंगा हिमाचल में। जो विक्रमादित्य में क्या इतनी हिम्मत है, या उसके बाद लगे क्या नाम दुकानों पे? तो इसलिए ये तो हमें खुद अपनी आत्मा से पूछ के तय करना पड़ेगा। बहरहाल क्योंकि समय ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। ठाकुर साहब जल्दी से एक नशा मुन्ना। तस्करों वाली वो दिखा देता हूं, क्योंकि भानुभाई की फील्ड है। जल्दी से 1 मिनट की बाइट सुना देता हूं। नशा तस्कर हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से बेखौफ बेलगाम हो गए हैं कि अब तो पुलिस के ऊपर भी हमला करने लगे हैं। डीएसपी साहब क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर ठाकुर साहब समझाएंगे। सर, रात को कोई नाके के दौरान चिट्टा सप्लायर ने गाड़ी एसएचओ के ऊपर चढ़ाने का मामला सामने, सर क्या है इसमें डिटेल? जी, ये एक्चुअली रात से तो इसकी सूचना थी काफ़ी पहले से, तो इसको पुलिस इसकी निगरानी रखे हुई थी, तो पता चला रात को कि भी ये गाड़ी आ रही है। तो रास्ते में हमारी जो टीमें हैं वो एसएचओ सदर की जो नेतृत्व में लगी थी, तो सुबह करीब 8 बजे के करीब ये गाड़ी आई है, और यहाँ दुगनेड़ी से जो नालटी साइड जो रोड जाता है उस रोड में, तो वहाँ पर ये गाड़ी आई, तो इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने गाड़ी रोकना तो दूर बल्कि थाना प्रभारी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें उनको चोट भी लगी है और अभी वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो इस गाड़ी को फिर चेज किया है, तो आगे कहीं तो सड़क के आसपास ये गाड़ी। ठाकुर साहब पूरी बात नहीं सुना रहा हूं, आप बता दीजिए क्या नशा तस्कर इतने बेलगाम हो गए, एसएचओ का पांव कुचल दिया और ऐसे मतलब पुलिस के ऊपर ही हमला किया? अब लगता नहीं है पुलिस को भी सख्त कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों का जो नशे में पहले ही संलिप्त है, पहले से ही उनके ऊपर केस दर्ज है, पहले ही इनका तो इलाज ही एनकाउंटर है। क्योंकि जितने घर ये बर्बाद करते हैं, मैं साफ तौर पर कि किसी भी तौर पर ऐसे लोगों की हिमाचल में एक ही इलाज होना चाहिए। अगर ये पूरी की पूरी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं तो इनको उससे पहले ही इनका टिकट काट दिया जाना चाहिए, मुझे तो लगता है। और धन्य है हमारी, पता नहीं कौन ऐसे लोग होते हैं जो इनको जमानत दे देते हैं। ठाकुर साहब पूरी घटना समझा दीजिएगा हमारे दर्शकों को। सबसे पहले जो कमजोर कानून है यही इन लोगों की ढाल है, और इसी का फायदा लेकर ये लोग बार बार एक ही अपराध करते रहते हैं, और इसमें ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होने के चलते ये लोग इस धंधे में संलिप्त हो जाते हैं। और इसमें जो बड़ी बात यह है कि इसमें जिन लोगों को इस पर लगाम कसने का जिम्मा है, कहीं ना कहीं उनकी भी सांठगांठ है उनके साथ। बिल्कुल, भानुभाई ने तो पूरी लिस्ट बता दी थी उस वक्त जब हमने नशे के ऊपर कार्यक्रम किया था। और अगर ये लोग ईमानदारी से काम करें तो 1 हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश से नशा जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, सही बात है, बिल्कुल। और जिस तरह से चंबा की जो घटना है वो जो सरकार के लिए और प्रशासन के लिए अलार्मिंग है, उस तरह ये जो घटना हिमाचल प्रदेश में घटी है पहली बार कि एक पुलिस वाले को कुचलने का प्रयास किया है, जान से मारने का प्रयास एक नशा तस्कर ने किया है, तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल। और इससे पहले कि ये घटनाएं और होने लगे और इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जाएं, जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं उनकी अंतरात्मा भी जागे, क्योंकि अगला नंबर उनका आने वाला है। उनका भी आएगा, बिल्कुल जाहिर तौर पर आएगा, उनका नंबर आने वाला है। तो इसलिए आप लोग जाग जाइए और जो कुछ हो गया है उसको पानी डालिए और बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड के साथ और फ्रेश जो संकल्प है उसके साथ अगर आपने वर्दी पहनी है तो आप इसके अगेंस्ट डट कर खड़े हो जाइए और इनके समूल नाश के लिए लग जाइए।
वरना ये आने वाले दिनों में इन लोगों के हाथ जो हैं वो कल आज एक पुलिस वाले तक पहुंचे हैं, कल को आप लोगों को गले से पकड़कर ये सड़कों पर घसीटेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। भानु भाई, आपकी प्रतिक्रिया, फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। ये नशे के तस्कर नहीं, ये मौत के सौदागर है और बिल्कुल। इनका इलाज एक ही है कि इनको सीधा जो है गोली मार दी जाए। आज देखिए एसएचओ ने थोड़ा सा हिम्मत तो रखी, उन्होंने गाड़ी जी। रोकने का प्रयास किया। उनको पता था कि उसके ऊपर गाड़ी में कोई जो है अवैध सामग्री जारी है, नशा जा रहा है। तो जब वो रोकने की कोशिश करी तो उसने उनको एसएचओ को ही कुचल कर वहां से निकल गया। तो उन्होंने गाड़ी के टायर को पंचर किया, फायर मारे, लेकिन वो इतना तेज था, उसके बाद भी वो गाड़ी वहां से भगा कर ले गया और वहां से वो गायब हो गया। उनकी पहचान तो होगी और जिसके नाम पर गाड़ी है वो पहले भी तस्करी के मामलों में संलिप्त रहा है और जो गाड़ी चला रहा था उसका भी उनको पुलिस को पता चल गया है और पुलिस ने दावा किया कि उनको जल्दी जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। देखिए नारकोटिक्स विभाग ने पहले भी जो है 46 लोगों की एक लिस्ट बनाई थी और लेकिन वो लिस्ट जो है लीक हो गई थी, इसलिए वो पुलिसकर्मी भी बच गए थे क्योंकि बहुत पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए थे कि ये भी तस्करी में मिले हुए हैं। देखिए तो जब पुलिस वाले खुद तस्करी में मिले हुए हैं तो कौन कार्रवाई करेगा? हाँ, वही कह रहा हूँ कि ये शिमला के एसपी संजीव शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल उन्होंने तो डीजीपी पे आरोप लगा दिए थे, लगाओ वाला ही साहब, पुलिस के मुखिया के ऊपर ही उन्होंने आरोप लगा दिए थे सीधे। बिल्कुल, और उन्होंने सीधा कह दिया था कि मतलब वही बात हो जाती है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बिल्कुल, बहुत लोग एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन आरोप तो लगा दिए थे, कार्रवाई क्या हुई? दिक्कत तो यही है ना, फाइलें सरकारें भी चुप। मुझे तो लगता है ऊपर से लेके नीचे तक सब मिले होते हैं। और जिस ढंग से उनकी रवानगी हुई थी डीजीपी की, वो बहुत कुछ कहती है। लेकिन रवानगी से मुद्दा तो नहीं सुलझा ना भानु। अगर वो मिले हुए थे तो उनको दंड क्यों नहीं दिया जाता अब इस चीज का? अब तो डीजीपी मैंने गलती से संजीव शर्मा कह दिया, उनका नाम संजीव गांधी है। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी ईमानदारी के लिए जाने, हालांकि पार्टी में उनके भी कुछ कर्म हमें अच्छे नहीं लगे थे, हमने टोका था, खासकर विमल ने की केस में। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दे उन्होंने बहुत बढ़िया, उन्होंने नशे के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो नशे के तस्कर है ये बिल्कुल मौत के सौदागर है। और देखिए मेरा सोलन तो एजुकेशन हब है और यहाँ पर जो है तस्करी जो है और इस पर कंट्रोल तो किया जा रहा है, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं किया जा रहा है क्योंकि बॉर्डर लगते हैं। बॉर्डर लगते इलाके से, चाहे आपका उन्ना का इलाका भी है, ये जितने बॉर्डर लगते इलाके हैं वहां से जितने भी ये स्मगलर है वहां से ये आते हैं और प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद ये जो है अपना जो सामान है, अब तो ऐसा हो गया है कि जो ये चिट्टा है ये गांव तक पहुंच गया हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखिए ये अब बच्चों को भी ये पैडलर बनाने पर लगे हुए हैं। बच्चों को पता है नशे की आदत लगा दी है और बच्चे भी अब क्या है पैडलर बन गए हैं। उनको लगता है कि यार 5,000 रुपए का हम तो खरीद नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, वो खरीद कर लेकर आते हैं और फिर वो बेच देते हैं, उसी में से अपना नशा भी निकाल देते हैं। तो उस तरह से क्या है कि बच्चे भी जो है, युवा पीढ़ी भी जो है अब नशा तस्कर बनती जा रही है। बिल्कुल, वो भी कहीं ना कहीं पैडलर बनते जा रहे हैं। और जो ये बड़े बड़े हैं ये देखिए पुलिस से 4 कदम ही आगे है क्योंकि जो इनका नेटवर्क है ये बहुत ही तेज नेटवर्क है। और ये तो इतना तेज नेटवर्क है कि उन्होंने पूरे जाल बिछा रखा और हिमाचल की देवभूमि को पूरा बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और इन नशा तस्करों के लिए तो सरकार बार बार बयान तो देती है, लेकिन बहुत कड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी इन नशा तस्करों के, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है इस नशे से जो है खत्म होती जा रही है। बेरोजगारी पहले पीढ़ियां बर्बाद कर दी भानु, इन्होंने पीढ़ियां बर्बाद कर दी। जिस घर का बच्चा नशे के जाल में फंसता है उस माँ को पूछो एक बारी, वो कुछ चिराग मिट गए हैं घरों के। मैं तो उस माँ को एक को सलाम करता हूँ, उसकी माँ ने तो खुद पुलिस के हवाले कर दिया था अपने बेटे को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए ठाकुर साहब, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, भानु भाई बहुत समय हो गया। आज कुछ युवा हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि कुछ नौकरियों के बारे में भी बात कर लिया करो, तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आज कोर्ट ने एक जो फैसला दिया, हाई कोर्ट से एक फैसला आया है, जो आउटसोर्स पर जो कंप्यूटर टीचर्स लगे हैं उनको पक्का करने की बात कही है कोर्ट ने कि इनको पक्का किया जाए। लेकिन सरकार जो है वो उस फैसले के अगेंस्ट डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है। उनका, सरकार का ये तर्क है कि अगर हमने एक वर्ग के आउटसोर्स कर्मचारियों को अगर हमने पक्का कर दिया तो प्रदेश में जो हजारों कर्मचारी इस वर्ग में तैनात हैं
उनको भी हमें रेगुलर करना पड़ेगा। तो करो तो ना इसके भाई। लिए वो डबल बेंच में जा रही है, क्योंकि वो उनका ये कि इनके तो जो R&P रूल्स ही उस तरह से बने हुए हैं कि इनको हम नियमित नहीं कर सकते। इस तर्क को लेकर जो है वो सरकार कोर्ट में जाने वाली है। प्रदेश में लगभग 6,500 के करीब जो एनटीटी टीचर्स रखे जाने थे, वो जी। भर्ती पिछली जयराम सरकार के समय से वैसे ही लटकी हुई है। वो उस भर्ती के लिए जो सरकार ने जो सारे प्रक्रिया शुरू कर दी, तो अब बात ये सामने आई कि 10,000 लोगों ने आवेदन तो कर दिए, लेकिन जी। उनकी जो जिन कागजों के सहारे 10 सहारे उन्होंने जो आवेदन किया था, वो उसके लिए पात्र ही नहीं पाए पात्र ही गए। नहीं है, पात्र नहीं बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल केवल 14 लोग पात्र पाए गए। जी। तो उस सरकार ने केंद्र सरकार से इसके लिए रिलैक्सेशन मांगी थी कि आप रिलैक्सेशन दे दो, तो केंद्र ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल शिक्षा की गुणवत्ता बनानी है तो आपको पात्र टीचर ही रखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से, और दूसरा अब ये लग रहा है कि केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि ये 100% जो इसके लिए फंडिंग होगी वो भी हम ही करेंगे, जी। और इसके लिए भर्ती और जो नियम है वो भी हम ही तय करेंगे, और इनको क्या देना है वो भी हम ही तय करेंगे। तो इस प्रकार ये दो अपडेट्स जो थी वो भर्ती के बारे में हैं, रोजगार के बारे में हैं, तो मैंने ये युवाओं के साथ साझा कर दी। और जरूर हम दर्शकों अपने युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बारे में हम जो है वो साथ साथ में राजनीति के साथ साथ इसके ऊपर भी जो युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है बिल्कुल उसके ऊपर भी बिल्कुल जरूर बात रखना चाहिए। बिल्कुल। प्रदेश हित की जो भी बात होगी वो आवाज भारतवर्ष के एजेंडे में सबसे उच्च स्थान पर रहेगी, सर्वोच्च रहेगी, हमारी प्राथमिकता रहेगी। और प्रदेश की बातों को उठाना, प्रदेश के युवाओं की बात करना, बेरोजगारी की बात करना, नशे की बात करना, ये राजनीति के साथ साथ हमारी प्राथमिकता हमेशा थी, है और आगे भी रहेगी। और जितना भी हमारी तरफ से प्रयास हो सकेगा कि हम सत्ता के गलियारों में बैठे इन सत्ताधीशों के कानों तक आपकी आवाज पहुंचा पाए, उसके लिए पूरे प्रयत्न जारी रहेंगे। बहरहाल आज कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने का समय हो गया है, और आपसे फिर से वही निवेदन कि अभी तक अगर आपने प्रकाश ठाकुर और भानु वर्मा को फॉलो नहीं किया है तो अभी फेसबुक पे जाइए, इनको फॉलो करिए और खबरों का विश्लेषण इनका पढ़िए, और खबरों पे चुटकियां भी लेते हैं, गहराई तक जाते भी हैं, विश्लेषण करके आपको समझाते भी हैं कि ये क्या खबर है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और आने वाले वक्त में इस खबर का इंपैक्ट या प्रभाव आपके ऊपर किस तरीके से पड़े। भाई अगर आवाज भारतवर्ष का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो कृपया आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो वहां जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें देना ना भूलिएगा। कल फिर होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ मुलाकात, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।